नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं महिपाल सिंह राठौड़ आपसे इस लेक्चर में इराक के 3 अलग अलग युद्ध के बारे में बात करने वाला हूं। तो ये कौन से युद्ध हैं, कौन से वॉर्स हैं? पहला है ईरान इराक वॉर 1980 से 88 तक। दूसरा है गल्फ वॉर, खाड़ी युद्ध 90-91। और आखिरी है इराक का युद्ध जो कि अमेरिका के हमले से शुरू होता है 2003 में और 2011 में ख़त्म होता है। मेरे पास कई स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई कमेंट्स में, मैसेजेस और ईमेल में कि अलग अलग इन कोई कहता है इस पे, कोई इस पे, और या फिर इस वॉर के लिए। तो मैंने ये तय किया कि इन तीनों को मैं एक साथ एक वीडियो में बनाऊंगा। हालांकि इससे लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको समझ में बेहतर रूप से आएगा क्योंकि कंटिन्यूटी बनी रहेगी और हम इराक की पूरी हिस्ट्री एक साथ डिस्कस कर सकते हैं। तीनों युद्ध में एक कॉमन फैक्टर था, वो था सद्दाम हुसैन, वहाँ का तानाशाह, वहाँ का लीडर, वहाँ का प्रेसिडेंट। शुरू करने से पहले आपको बता दूं, स्टडी आईक्यू ने अपने यूपीएससी आईएएस कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं। तो अगर आप आईएएस आईपीएस एग्जाम की तैयारी घर बैठे करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे जाइए और डिटेल्स देखिए इस कोर्स के बारे में, या फिर इन नंबर्स पे कॉल कीजिए। उसके अलावा अपकमिंग सीजीएल एग्जाम, एसएससी सीजीएल और बैंक एग्जाम्स के लिए भी हमारे बेस्ट सेलिंग पेनड्राइव कोर्सेज अवेलेबल हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप यहाँ जाइए। ये है मिडिल ईस्ट का एक मैप। लोग इसे मिडिल ईस्ट कहते हैं क्योंकि पश्चिमी दृष्टिकोण से देखें तो दुनिया का मध्य पूर्व हिस्सा है, लेकिन अगर आप इसे एशिया के दृष्टिकोण से देखें तो ये पश्चिमी एशिया है, वेस्ट एशिया। खैर, सभी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन इसे मिडिल ईस्ट कहते हैं, तो मैं भी यहाँ पे मिडिल ईस्ट ही से रेफर करूँगा। मिडिल ईस्ट के जितने भी बॉर्डर हैं वो आर्टिफिशियल हैं, वो मानव निर्मित हैं, और इनको बनाने वाला है जियोपॉलिटिक्स। खास करके 20वीं सदी की जो जियोपॉलिटिक्स है उससे ये सभी बॉर्डर बने हैं, ना कि ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी से मेरा क्या मतलब है? भारत के बॉर्डर्स को देखिए। भारत के उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में तीनों तरफ हमारे समुद्र है, पानी है। तो इससे देश संगठित होकर रहता है, एकजुटता बढ़ती है। और ऐतिहासिक तौर पर अगर आप देखें तो भारत का ज्योग्राफिकल एरिया उससे लिमिट हो जाता है। भारत का कोई साम्राज्य शायद ही हिमालय क्रॉस करके कभी तिब्बत में जाकर अपना साम्राज्य स्थापित कर पाया, ऐसा कभी नहीं हुआ। उसका बहुत बड़ा कारण है ज्योग्राफिकल फीचर्स। तो आप देखेंगे जितनी ज्योग्राफी किसी देश को संगठित रखती है उतने दूसरे फीचर्स नहीं रखते हैं। हाँ, सोशल फैक्टर्स भी आएंगे, सोशल, रिलीजियस, एथनिक फैक्टर आएंगे, लेकिन ज्योग्राफी सबसे पहला फैक्टर है। तो ज्योग्राफी यहाँ पे बाउंड्रीज नहीं बनाती है। मिडिल ईस्ट में बाउंड्रीज जियोपॉलिटिक्स ने बनाई। वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने पे ऑटोमन एम्पायर हार गया फ्रांस और इंग्लैंड से। तो ऑटोमन एम्पायर के पास में ये पूरा इलाका था। तो ये सभी इलाका जो आज का इराक, सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया आप देख रहे हैं, ये सभी ज़्यादातर ऑटोमन एम्पायर के कब्जे में था। तो फ्रांस और इंग्लैंड ने मिलकर इस पूरे एरिया को बांट लिया अपने अपने हिस्से में, अपने अपने जोन्स में। उसका मैप मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। और ये जो उन्होंने बांटा था वो मन मर्जी से बांट दिया गया था, कोई ज्योग्राफी उन्होंने नहीं देखी थी। बस एरिया देख लिया, किसके पास ज़्यादा, किसके पास कम ऑयल के फील्ड कहाँ हैं, उस हिसाब से एरिया बांट लिए गए थे। तो ये है बहुत बड़ा रीज़न इस एरिया में कभी भी 100 सालों से लंबे समय तक शांति नहीं रह पाई है, क्योंकि यहाँ के बॉर्डर्स आर्टिफिशियल हैं। इराक की बात कर रहा हूँ मैं, खास करके इस एरिया की बात कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे आज भी सीरिया में लड़ाई चल रही है, इराक में अस्थिरता है। अब थोड़ा सा इराक के मैप को और डिटेल में देखेंगे, इसके बॉर्डर्स देख लेते हैं। उत्तर में है टर्की, वेस्ट में है इसके सीरिया और जॉर्डन। यहाँ पे साउथ वेस्ट में है सऊदी अरेबिया से काफ़ी लंबा इसका बॉर्डर है। और यहाँ पे है साउथ ईस्ट में कुवैत, ये है कुवैत। और यहाँ पे ईस्ट में है इसका पड़ोसी ईरान। और एक बहुत खास बात देखिए, इराक को समुद्र का एक्सेस बहुत ही छोटे से इलाके में मिला हुआ है। और इनका जो सबसे महत्वपूर्ण शहर है दक्षिण में, बसरा, जो कि इराक का इकोनॉमिक कैपिटल है, वो इनका मेन पोर्ट है। लेकिन ये पोर्ट भी नदी के किनारे स्थित है, और जो बड़े बड़े जहाज़ हैं वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो उन्होंने एक यहाँ पे ऑफ शोर टर्मिनल बना रखा है जहाँ से तेल पाइपलाइन से यहाँ से तेल यहाँ तक जाता है, और फिर यहाँ पे बड़े बड़े टैंकर्स में, सुपर टैंकर्स में उन्हें लोड किया जाता है। तो इराक के पास समुद्र का एक्सेस बहुत ही कम है, और ये आगे जाके एक लड़ाई का कारण भी बना था। और समुद्र का एक्सेस नहीं है, लेकिन इनके पास ऑयल रिजर्व बहुत ज़्यादा है। ओपेक के अनुसार दुनिया में 4th लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स किसके पास हैं? इराक के पास। और इस ऑयल को बाहर भेजने के लिए उन्हें अपने पड़ोसियों पे निर्भर होना पड़ेगा। तो या तो सीरिया पे, मेडिटेरेनियन की तरफ, या जॉर्डन, या फिर सऊदी अरेबिया, कुवैत, किसी ना किसी पड़ोसी पे उन्हें थोड़ा सा निर्भर होना पड़ेगा, अगर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास नहीं है, एक्सेस नहीं है समुद्र के लिए। फिर कुछ महत्वपूर्ण शहर देखिए। कैपिटल है बगदाद, टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। इराक की 2 सबसे महत्वपूर्ण नदियां टिग्रिस और यूफ्रेटिस, ये दोनों टर्की से आती हैं और एक सीरिया से होते हुए इराक में एंटर करती है, यूफ्रेटिस, और दोनों मिलकर यहाँ पे जुड़ जाती हैं बसरा के पास में, और यहाँ से जाके पर्शियन गल्फ में ड्रेन करती हैं।
इन दोनों नदियों के किनारे इराक की बहुत ही पुरानी सभ्यता बनी थी। सुमेर, मेसोपोटामिया, ये सभी सभ्यता इन्हीं नदियों के किनारे बनी हुई है। फिर कुछ महत्वपूर्ण शहर देखिए, उत्तर में है मोसूल, जिसे आइसिस ने अपने कब्जे में ले लिया था 2014 में। फिर इरबिल और किरकुक हैं, ये कुर्द के इलाके हैं। कुर्द कौन है हम देखेंगे अभी। फिर बगदाद के आसपास में कुछ महत्वपूर्ण शहर हैं जैसे करबला और नजफ। तो ये दोनों साइट जो हैं ये शिया इस्लाम में सबसे पवित्र स्थलों में से एक हैं, क्योंकि नजफ में इमाम अली का मकबरा है और करबला में बैटल ऑफ करबला होती है 680 में। 680 एडी में यहाँ पे बैटल ऑफ करबला हुई थी। और नजफ में इमाम अली या फिर जो चौथे केलिफ थे, इन्हें चौथा केलिफ या फिर पहला इमाम कहा जाता है शिया इस्लाम में, उनका मकबरा नजफ में स्थित है। तो ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल हैं और मक्का मदीना के बाद इस्लाम में शायद सबसे ज़्यादा मोस्ट विजिटेड साइट यही दोनों हैं, करबला और नजफ। और आप इसे कह सकते हैं कि शिया धर्म का ये बहुत ही कोर एरिया है और यहाँ पे शिया आबादी बहुत ज़्यादा है। अब हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। तो इराक में जो प्रोविंसेस होते हैं, स्टेट होते हैं, उन्हें कहते हैं गवर्नरेट या फिर प्रोविंसेस। इराक की कुर्दिस्तान नाम का एक इलाका है जिसे ऑटोनॉमी इन्होंने दे रखी है 91 से। तो ये दी क्या थी ऑटोनॉमी, इन्होंने छीन कर ली थी लड़ाइयों के बाद। 2-3 बार इनकी लड़ाई हुई थी इराक की सरकार से। कुर्द एक एथनिसिटी है और ये कुर्द सिर्फ इराक में नहीं मिलते हैं। कुर्द आपको टर्की, ईरान और सीरिया, इन सभी इलाकों में देखने को मिलते हैं। तो ये जो लाल वाला इलाका है ये कुर्द यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा संख्या में मिलेंगे। लेकिन बॉर्डर्स इस तरह से डिवाइडेड हैं कि अब ये 4 अलग अलग देशों में आ चुके हैं और इसके कारण सीरिया में भी सिविल वॉर में कुर्द्स का इन्फ्लुएंस है। टर्की में यहाँ पे ये इंसर्जेंसी लीड कर रहे हैं कब से, रेसिप तैयब एर्दोगान के खिलाफ। और यहाँ इराक में भी उन्होंने सद्दाम हुसैन से बहुत बार लड़ाई करी। ईरान में ज़्यादा इंसर्जेंसी नहीं है लेकिन यहाँ पे भी कभी कभी दिक्कत हो जाती है। तो ये कुर्द इलाका है, कुर्दिश एरियाज़ हैं। अब इराक में जो ये आपको डार्क रेड में जोन दिख रहा है, ये ऑफिशियली इनका एक ऑटोनॉमस एरिया है। इनकी अपनी गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट है, प्रेसिडेंट होता है, एक अलग आर्मी तक है और उन आर्मी के फाइटर्स को कहा जाता है पेशमरगा। और आइसिस से लड़ाई में इस वक्त पेशमरगा सबसे आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं क्योंकि ऑन ग्राउंड सबसे नज़दीक यही हैं। इराक की आर्मी तो पूरी ध्वस्त हो गई थी 2014 में, तो उसके बाद मोर्चा किसने संभाला? पेशमरगा ने। तो ये ध्यान रखिएगा। कुर्दिस्तान कहाँ पे है? इसे कई बार कुर्दिस्तान भी कहते हैं। तो ये है उत्तरी इराक, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट वाला जो इलाका है इराक का या फिर एकदम नॉर्दर्न इलाका है, ये है कुर्दिस्तान। अब इन्होंने आगे चलकर ये जो आपको लाइट एरियाज, लाइटली शेडेड एरियाज हैं, ये इन्होंने अपने कब्जे में ले लिए थे 2014 में। लेकिन ऑफिशियली जो इनका 91 के अकॉर्डिंग ऑटोनॉमी दी गई है वो सिर्फ डार्क वाले रेड एरिया में है। फिर हम देखेंगे इराक में जो अलग अलग धार्मिक ग्रुप्स हैं उनकी क्या स्थिति है। तो यहाँ पे मेजॉरिटी है शिया इस्लाम। तो ईरान और इराक 2 बड़े शिया मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं दुनिया के। सुन्नी इस्लाम भी है लेकिन यहाँ पे देखिए 31% सुन्नी इस्लाम है और उसके बाद यजीदी 2% हैं और क्रिश्चियनिटी भी है यहाँ पे 1.2%। आपको याद होगा आइसिस ने 2014 में अपने हमले में सबसे ज़्यादा निशाना किसे बनाया था? यजीदी और क्रिश्चियंस को। तो जो सबसे पुराने क्रिश्चियंस हैं, ओल्डेस्ट क्रिश्चियन फेथ हैं, वो इराक वाले एरिया में मिलते हैं। तो ये माइनॉरिटी हैं। अब इस मैप को ध्यान से देखिए, ये जो साउथ का पूरा इलाका है ये है शिया मेजॉरिटी। फिर जो ये इलाका है ये है सुन्नी मेजॉरिटी और जो बगदाद के आसपास है यहाँ शिया और सुन्नी दोनों मिक्स पॉपुलेशन है। और जो ग्रीन एरियाज़ हैं वो तो कुर्दिस्तान है, हम पहले ही देख चुके हैं। कुर्द लोग सबसे ज़्यादा मिलेंगे वहाँ पे और ये मेनली डेजर्ट है तो यहाँ पे आबादी इतनी ज़्यादा है नहीं, रेगिस्तानी इलाका है। मेन जो सुन्नी आबादी है वो है इस तरफ यूफ्रेटिस के आसपास और इसे कहते हैं अनबार प्रोविंस। और यहाँ पे उत्तर में है निनिवे प्रोविंस, यहाँ पे लिख देता हूँ निनिवे। तो निनिवे और अनबार प्रोविंस जो हैं यहाँ पे काफ़ी सुन्नी पॉपुलेशन मिलेगी। और जो दक्षिण का हिस्सा है करबला, नजफ, बसरा, ये मेजरली शिया इलाका है। शिया धर्म यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो ये जो इराक में दोनों बड़े बड़े गुट हैं शिया और सुन्नी, इसके कारण भी बहुत प्रॉब्लम रही है। और जो अभी इंसर्जेंसी चल रही है या फिर सिविल वॉर, गृह युद्ध की स्थिति छिड़ी हुई है, उसका बहुत बड़ा कारण ये शिया और सुन्नी की जो लड़ाई है, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। 1920 पे आते हैं, वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ, ऑटोमन एम्पायर हार जाता है और ऑटोमन एम्पायर के एरिया को इराक, सीरिया और जॉर्डन, इजराइल, ये जो इलाका है इसको पूरे को फ्रांस और इंग्लैंड ने आपस में बांट लिया। तो सीरिया और लेबनान फ्रांस ने अपने पास रख लिए। उसके अलावा यहाँ का कुछ इलाका भी उन्होंने रखा अपने पास। टर्की का इस मैप में नहीं कलर नहीं कर रखा है। जबकि ब्रिटेन ने पैलेस्टाइन को अपना एक मैंडेट बना दिया, ट्रांस जॉर्डन, जिसे अब सिर्फ जॉर्डन के नाम से जाना जाता है, ये और इराक। तो ये 2 इन्होंने अलग किंगडम बना दिए और 2
लोकल जो लीडर्स थे उन्हें वहाँ राजा बनाकर बिठा दिया। तो इन्हें कहते हैं हाशमाइट डायनेस्टी। तो हाशमाइट किंग फैसल को बिठाया गया इराक की गद्दी पे, और ये एक तरह से पपेट रूलर थे ब्रिटिशर्स के। तो 1932 में किंग फैसल के कहने पर फाइनली इराक को आज़ादी दे दी गई, लेकिन आज़ादी सिर्फ कहने के लिए थी। ऑयल फील्ड्स पे अभी भी ब्रिटेन का कब्जा था, क्योंकि ये जो तेल के जो एरियाज़ हैं यहाँ पे, ये ब्रिटेन के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। पूरे ब्रिटिश एम्पायर के लिए सबसे बड़ा ऑयल का जो सोर्स था वो इराक ही था, तो इसलिए वो यहाँ से छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन इंडिपेंडेंस दे दी थी। तो 58 में यहाँ पे एक मिलिट्री कू हुआ। कू का मतलब तख्ता पलट, और इस तख्ता पलट में आर्मी के एक जनरल ने, जो वहाँ पे सरकार थी, किंग था, उसे हटाकर अपनी सत्ता काबिज कर ली। उसके पहले 1941 में भी एक कू हुआ था, लेकिन वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बीच में कू हुआ, राजा को हटा दिया गया, फिर से ब्रिटिशर्स की मदद से राजा को गद्दी पे बिठा दिया गया। 58 में भी ऐसा ही होता है, 58 में, लेकिन अब राजा हाशमाइट डायनेस्टी खत्म हो चुकी है, अब वो वापस नहीं आएगी। 10 साल के इस मिलिट्री रूल के बाद 68 में बाथ पार्टी ने यहाँ पे सत्ता काबिज करी, सत्ता पे अपना कब्जा जमाया। और ये बाथ पार्टी जो है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाथ पार्टी ने इराक पर लगभग 40 साल तक राज किया। बाथ का मतलब होता है रेजरेक्शन या रेनेसांस। तो बाथ पार्टी कई देशों में है, सीरिया, इराक, इन देशों में, इजिप्ट में भी थी। तो बाथ पार्टी का ये मानना था कि अरब सब एक हैं, जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं वो सब एक हैं। जॉर्डन, सीरिया, इराक और सऊदी अरेबिया, ये सभी अरब नेशनलिज्म, इन्हें सबको एक हो जाना चाहिए। और एक इनकी फिलॉसफी थी सोशलिज्म की। तो ये दो इनकी मेन फिलॉसफी है, अरब नेशनलिज्म और सोशलिज्म। तो इसीलिए ये पाश्चात्य देशों से, जो कि कैपिटलिस्टिक थे, उनसे ये बहुत चिढ़ते थे। और यही कारण है कि वो नहीं चाहते थे कि अमेरिका, इंग्लैंड, इन सभी का मिडिल ईस्ट के देशों में इंटरफेरेंस हो, किसी भी तरह का कोई इनका हस्तक्षेप रहे। पूरी तरह से अरब देशों पे अरब का राज होना चाहिए और ये सभी देश एक हो जाएं। तो ये बाथ पार्टी की फिलॉसफी थी, और बाथ पार्टी ने सीरिया और इराक में बहुत सालों तक शासन किया है। तो यहाँ पे पहले प्रेसिडेंट थे अहमद हसन अल बकर, 68 से 79। नाम और ईयर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना 68 में बाथ पार्टी सत्ता में आई थी। अब बाथ पार्टी की शुरुआत में तो बहुत अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। 70 के दशक में इराक की प्रॉस्पेरिटी बढ़ती गई, क्योंकि तेल था, तेल का दोहन करते गए। इन्होंने ऑयल कंपनीज का नेशनलाइजेशन कर दिया। जैसे भारत में बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया था इंदिरा गांधी ने, वैसे ही सद्दाम हुसैन और अल बकरे ने इन सारी ऑयल कंपनीज को नेशनलाइज कर दिया, और वहाँ से जितनी भी विदेशी कंपनियाँ थी उन्हें, मतलब उनका कंट्रोल छीन लिया। अब वो सरकारी कंपनियाँ बन गई। लेकिन बाद के सालों में 80-90 के दशक में ये जो प्रॉस्पेरिटी है ये कम होती गई, और कई तरह की पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स आई, इकोनॉमिक प्रॉब्लम आई। और उसका कारण था स्टेट की पॉलिसीज़, और साथ साथ में कई सारे युद्ध जो कि लड़े गए सद्दाम हुसैन के काल में। सद्दाम हुसैन अल बकर को हटाकर 79 में प्रेसिडेंट बनते हैं। हालांकि पहले ये वाइस प्रेसिडेंट थे, तो सत्ता काफ़ी सालों से इन्हीं के पास थी। अल बकर की तबीयत खराब रहती थी, तो यही प्रेसिडेंट थे फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। लेकिन 79 में फाइनली ये ऑफिशियली प्रेसिडेंट के पद पर आ जाते हैं, और सिर्फ 42 साल की उम्र में ये प्रेसिडेंट बने थे। ओरिजिनली ये तिक्रित नाम के शहर से हैं, जो कि इराक में बगदाद से उत्तर की ओर है तिक्रित, वहाँ से ये बिलोंग करते हैं। और ये सुन्नी थे, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये सुन्नी थे। और इनके जितने भी रूलिंग एलीट थे, इनके साथ जो शासन करने वाले बड़े बड़े नेता मंत्री थे, वो सभी सुन्नी थे। ये प्रॉब्लम इराक में 1920 से रही है, जब से हाशमाइट रूल आया। वो हाशमाइट वंश ने आकर सत्ता में सिर्फ सुन्नीस को प्रेफरेंस दी, और शिया मेजॉरिटी होते हुए भी सुन्नी लोग इराक पे काबिज हुए, उन्होंने अपना शासन चलाया। तो सद्दाम हुसैन भी एक सुन्नी था, और उसने शिया मेजॉरिटी इराक पे कई सालों तक रूल किया है। ये एक बहुत ही खतरनाक तानाशाह थे। इनकी पॉलिसीज़ ऐसी थी कि इन्होंने अपने ही लोगों को मरवा दिया। तो पर्ज कहते हैं जब आप अपने ही ऑफिसर्स को, मिलिट्री ऑफिसर्स, सरकारी ऑफिशियल्स को मरवा दें, ये कहकर कि आप मेरे प्रति वफादार नहीं हो। तो ऐसा स्टालिन ने किया था। स्टालिन पर्जिस के लिए बहुत फेमस था। उसने तो लाखों लोगों को मरवा दिया, अपने ही फौज के ऑफिसर्स, जनरल्स, अपने मंत्रियों को। और ऐसा ही काम सद्दाम हुसैन ने किया। अगर इसे थोड़ा सा भी शक हो जाता था कि कोई सीनियर आर्मी जनरल मेरे खिलाफ बगावत करने की सोच रहा है, उसे उसी दिन मरवा दिया जाता था। जूनियर, सीनियर, हर तरह के ऑफिसर्स को हमेशा ये डर सताता था कि कब सद्दाम हुसैन हमें बर्खास्त करके मरवाना दे। और सद्दाम हुसैन के समय में 3 अलग अलग लड़ाइयाँ हुई, जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तीनों इन्हीं के समय में हुई, तो इससे देश की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। फिर सद्दाम हुसैन क्योंकि सुन्नी थे और मेजॉरिटी शिया और उत्तर में कुर्द, इन दोनों ने कई बार कोशिश करी कि सद्दाम हुसैन का तख्ता पलट कर दिया जाए, या फिर अपने अपने इलाकों में सद्दाम हुसैन की सत्ता हटा दी जाए, ऑटोनॉमी की कोशिश करी। तो कुर्द काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हुए। 2 बार इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। एक बार 70s में 71-72 में लड़ाई होती है,
फिर इन्हें थोड़ी सी ऑटोनॉमी दी गई, लेकिन सद्दाम हुसैन ने फिर से एरिया पे कब्जा जमा लिया। फिर 80s में फिर से ये लड़ते हैं और 91 में जाकर कुर्द को काफ़ी हद तक ऑटोनॉमी मिल गई। शियाज ने भी कई बार कोशिश करी दक्षिण में, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाए। इनके शासन की एक और महत्वपूर्ण घटना है कुर्दों का नरसंहार। कुर्द के साथ इन्होंने जेनोसाइड करी, केमिकल गैसेस, सेरिन जैसी गैसेस का इस्तेमाल करते हुए उन पे केमिकल वेपन्स इस्तेमाल किए और 1988 के आसपास इन्होंने ये जेनोसाइड किया था। फाइनली 2003 में जाकर इनकी सरकार सत्ता से हट गई, क्योंकि अमेरिका ने जब हमला किया तब ये भाग खड़े हुए, इनकी पूरी सरकार वहाँ पे गिर गई और उसके बाद इराक में एक नया शासन शुरू होता है, जो कि अमेरिका के सपोर्ट से नई सरकार बनी वहाँ पे 2005 में। तो ये सद्दाम हुसैन के करियर की ब्रीफ हिस्ट्री है। अब हम इनकी लड़ाइयों को डिटेल्स में देखने वाले हैं। तो सबसे पहला है इराक ईरान युद्ध। इराक और ईरान के बीच में युद्ध शुरू होता है 22 सितंबर 1980 को, जब इराक ने ईरान पे हमला कर दिया। ये याद रखना, इराक ने हमला किया था ईरान पे, और ये ख़त्म हुआ अगस्त 1988 में जाकर। 8 साल से ज़्यादा समय ये लड़ाई चली और इसका कोई नतीजा नहीं निकला। बिल्कुल एक भी जो लक्ष्य था ना ईरान का पूरा हुआ, ना इराक का कोई लक्ष्य पूरा होता है। अब हम इस युद्ध के पीछे के कारण जानने की कोशिश करेंगे। पहला कारण था सद्दाम हुसैन, जो कि अभी अभी सत्ता में आया था 79 में। उसका मानना था कि मैं पूरे क्षेत्र में एकाधिकार अपना जमा लूँ, मैं सुपर पावर बन जाऊँ, रीजनल सुपर पावर। मध्य पूर्व और खाड़ी के क्षेत्र में सबसे पावरफुल देश होना चाहिए इराक, ऐसी सोच थी सद्दाम हुसैन की। और दूसरी ओर ईरान, जो कि एक बहुत पावरफुल देश है, खाड़ी के एरिया पे उसका कंट्रोल है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कंट्रोल करता है, तो जितना भी ऑयल का ट्रांसपोर्ट है वो यहीं से गुजरेगा, इसलिए ईरान की भी बहुत पावरफुल पोजीशन है। तो वो चाहता था कि ईरान में अभी अभी रेवोल्यूशन हुआ है, उसका मैं फ़ायदा उठाऊं। 79 में वहाँ पे रेवोल्यूशन होता है और उसका फ़ायदा उठाने के लिए उसने हमला किया। और कारण क्या बनाया गया उस वक्त, जो लोगों को बताया गया कि कारण क्या है, तो सबसे पहला था उसमें बॉर्डर डिस्प्यूट। कई सदियों से ईरान में जो एम्पायर्स रहे हैं, ईरान के जो साम्राज्य रहे हैं, उनके और अरब किंगडम्स या फिर ऑटोमन्स के बीच में हमेशा से कोई ना कोई बॉर्डर डिस्प्यूट रहा है, खास करके इस एरिया को लेकर। ये है ईरान का खुजिस्तान प्रोविंस। तो वैसे तो ये ईरान का हिस्सा रहा है हमेशा से, लेकिन यहाँ पे काफ़ी संख्या में अरब लोग रहते हैं, क्योंकि ये बॉर्डर का इलाका है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे भी अरब पॉपुलेशन है। तो इन अरब लोगों को भड़काने की कोशिश करी गई और सद्दाम हुसैन ने ये कहा कि ये तो जो अरब लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ अरब लोग रहते हैं, तो ये एक अरब देश का हिस्सा होना चाहिए, ना कि पर्शियंस का, ना कि ईरान का। तो ये खुजिस्तान को लेकर एक डिस्प्यूट चल रहा था और ये बहुत पहले से चल रहा था। ऑटोमन एम्पायर और जो पर्शियन किंगडम था उनके बीच में भी ये डिस्प्यूट रहता था पहले, और भी छोटे मोटे बॉर्डर डिस्प्यूट्स थे, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है शात अल अरब वाटरवे। ये शात अल अरब क्या है? देखिए, यूफ्रेटिस और टिग्रिस नदी जब दोनों एक हो जाती हैं तो उसे कहा जाता है शात अल अरब। ठीक है, शात अल अरब नदी बनाती है, ये वाटरवे बनाती है, तो काफ़ी चौड़ी नदी बन जाती है, जिसके ऊपर आप ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। और बसरा शहर जो है वो इसी शात अल अरब के किनारे बसा हुआ है, तो इसीलिए बसरा समुद्र के किनारे नहीं है, बसरा थोड़ा सा अंदर है समुद्र से। और यहाँ पे ईरान के भी दो महत्वपूर्ण शहर हैं, खुर्रम शहर और अबदान। तो ये तीनों शहर इस नदी के किनारे स्थित हैं, और ये हिस्टोरिकली अरब और पर्शिया के बीच में एक बॉर्डर का इसने काम किया है। तो अभी भी इराक और ईरान के बीच में ये बाउंड्री है, आप देख सकते हैं, ये शात अल अरब जो है यही बाउंड्री बनाता है, तो ये वाटरवे। तो दोनों के बीच में इसका महत्व क्या है कि ये पूरा ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया है। ये जो पूरा दक्षिणी इराक है और साथ साथ में ईरान का जो खुजिस्तान एरिया है, ये सभी ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं। तो यहाँ से जो तेल का दोहन होता है उसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपके पास क्या रास्ता है? केवल शात अल अरब। तो ये बहुत ही वाइटल ट्रांसपोर्ट लिंक है। तो दोनों देशों ने समझौता कर रखा था, एक संधि कर रखी थी कि हम एक दूसरे के जो शिप्स हैं उन्हें आने जाने देंगे, कोई रोक टोक नहीं होगी, आप भी अपना तेल का व्यापार कीजिए, हम भी करेंगे। और इराक ने अपना एक टर्मिनल भी बना रखा है यहाँ पे समुद्र में जाकर। तो यहाँ से पाइपलाइन आती है और पाइपलाइन से आगे ये समुद्र के बीच में एक टर्मिनल है जहाँ बड़े बड़े जहाज़ आते हैं, जिन्हें सुपर टैंकर्स कहते हैं। वो सुपर टैंकर्स इस नदी में नहीं जा सकते, छोटे जहाज़ तो चले जाते हैं लेकिन सुपर टैंकर्स नहीं जा सकते, तो वो सुपर टैंकर्स यहाँ पे लोड करते हैं। फिर इराक ये भी चाहता था कि अगर खुजिस्तान पे हमारा कब्जा हो जाता है तो इनको पर्शियन गल्फ में थोड़ा बड़ा एरिया मिल जाएगा। अभी देखिए इनको कितनी कम एरिया मिला हुआ है, यहाँ पे सिर्फ इतना सा एरिया जो है वो इराक के पास है, समुद्र से जुड़ लगता हुआ, और यहाँ पे भी कोई बहुत बड़ा सी पोर्ट नहीं है, नेचुरल हार्बर नहीं है, ये एक जो है डेल्टा जैसा इलाका है, मार्शी एरिया है। तो ये चाहते थे कि हमें खुजिस्तान का एरिया मिल जाए जिससे हम अपना सी पोर्ट डेवलप कर सकें, अपनी समुद्र की जो कोस्ट लाइन है उसे एक्सटेंड कर सकें। तो ये इस कॉन्फ्लिक्ट का एक काफ़ी बड़ा रीज़न था। अगला कारण है ईरान की क्रांति। तो 78 और 79 में ये ईरान में क्रांति हुई। कारण था
शाह के रूल से लोग नाराज़ थे, खुश नहीं थे, तो स्टूडेंट्स ने इस क्रांति को लीड किया और शाह को हटा दिया गया, उनका तख्ता पलट हो गया और उसकी जगह एक नई सरकार बनती है और यहाँ पे सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला खोमेनी। आपको अगर ईरान के रेवोल्यूशन के बारे में डिटेल में जानना है, आप मेरा वीडियो देखिए, आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या फिर सर्च कीजिए ईरान रेवोल्यूशन स्टडी IQ। तो ईरान की क्रांति के बाद आयतुल्ला खोमेनी ने पूरी दुनिया के और ख़ास करके ईरान के पड़ोसी देशों में रहने वाले शिया लोगों को ऐसे कहा कि आप अपने अपने देश में क्रांति लाइए, रेवोल्यूशन लाइए, और सद्दाम हुसैन जैसे एक सेक्युलर लीडर को देखिए। सद्दाम हुसैन की जो बात पार्टी थी वो अपने आप को सेक्युलर कहती थी, तो उनका कहना था ये सेक्युलरिज्म तो सही नहीं है, आप क्रांति लाइए और शिया रूल एस्टैब्लिश कीजिए, क्योंकि इराक में शिया मेजॉरिटी है। तो उन्होंने एग्जाम्पल भी इराक का ही दिया और सद्दाम हुसैन का ही दिया कि उन्होंने कहा कि सद्दाम हुसैन अच्छा रूलर नहीं है, इसके खिलाफ क्रांति करो। तो सद्दाम हुसैन को ये बात बिल्कुल नहीं जमी, नया नया उसका रूल था और उसे लगा कि मेरे खिलाफ क्रांति ना हो जाए, कहीं शिया लोगों ने अगर इसकी बात मान ली तो देश में 65% आबादी शिया है, तो मेरा तख्ता पलट हो सकता है। तो उसने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए कहा कि ईरान मेरे यहाँ रेवोल्यूशन नहीं करा सकता मेरे देश में, मैं ईरान पे हमला कर देता हूँ। तो इस तरह से इन कारणों से ईरान और इराक का ये जो युद्ध है ये शुरू होता है। ट्रिगरिंग कॉज था, इराक के वाइस प्रेसिडेंट पे किसी ने हमला करने की कोशिश करी थी, सद्दाम हुसैन ने कहा कि ये ईरान ने हमला करवाया है, ठीक है, उसे असैसिनेट करने की कोशिश करी थी। 1980 में इराक ने ईरान पे हमला कर दिया और ऐसे इस युद्ध की शुरुआत होती है। तो 2 साल तो इराक बहुत सक्सेसफुल रहा, उसने बहुत बड़े बड़े एरियाज़ पे अपना कब्जा जमा लिया। तो आप ये ऑरेंज कलर का जितना भी एरिया देख रहे हैं ये ईरान का एरिया है और इस पर इराक ने हमला करके इसे अपने कब्जे में ले लिया। ईरान शुरुआत में इन्हें रोक नहीं पाया, उसका कारण था ईरान की क्रांति। वहाँ की सेना पूरी तरह से बिखर गई थी, दो साल से वहाँ पे क्रांति के हालात थे, काफ़ी गवर्नमेंट भी संगठित नहीं थी, गवर्नमेंट बनने में, संगठित होने में, आर्मी को फिर से कंट्रोल लाने में बहुत समय लगता है, इसीलिए 2 साल तक इराक को बहुत सफलता मिली और ईरान के कई एरिया इनके पास आ गए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है ये देखिए, खुर्रम शहर और अबादान जैसे एरियाज़ पे इन्होंने कब्जा कर लिया जो ये चाहते थे। इराक को अमेरिका और USSR दोनों का सपोर्ट हासिल था, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। कारण क्या है? ईरान की क्रांति से अमेरिका खुश नहीं था। याद कीजिए ईरान में जो US एम्बेसी थी वहाँ पे एक हॉस्टेज क्राइसिस चल रहा था। अमेरिका के एम्बेसी के लोगों को ईरान में बंदी बना लिया गया था, 1 साल तक उन्हें, 1 साल से भी ज़्यादा समय तक उन्हें बंदी बना कर रखा गया। इसलिए अमेरिका तो खुश होगा ही नहीं, अमेरिका तो बहुत चिढ़ा हुआ था ईरान से, तो उसने इराक की मदद करी। और USSR कोल्ड वॉर के समय, शीत युद्ध के समय में इराक हमेशा से USSR का सपोर्टर रहा था, इसीलिए इन दोनों महाशक्तियों ने इराक की मदद करी। और USSR क्यों गुस्सा था ईरान से? क्योंकि वहाँ पे जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसे बैन कर दिया। जैसे ही ईरान में ये आयतुल्ला खोमेनी पावर में आए, इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को वहाँ बैन कर दिया, तो इससे सोवियत यूनियन भी नाराज़ था। तो इन दोनों ने इराक की मदद करी। इसके अलावा कई अरब देश भी इराक की मदद कर रहे थे, जैसे सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, ये इन सभी देशों ने इराक की हेल्प करी क्योंकि ईरान की क्रांति से कोई खुश नहीं था। 82 में ईरान ने फाइनली अपने सेना को संभाला, अपने लोगों को बोला कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वॉलंटियर कीजिए। तो अब उनके पास एक प्रोफेशनल आर्मी नहीं थी, लेकिन बहुत संख्या में लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने आर्मी अपने आप को वॉलंटियर किया कि हम एक वॉलंटियर मिलिशिया या फिर आर्मी की तरह लड़ेंगे। और इस तरह से इस वॉलंटियर आर्मी ने इराक पर हमले करने शुरू किए और कुछ ही महीनों में उन्होंने इस पूरे एरिया को आज़ाद कर दिया। तो जो इराक ने जीता था वो एरिया पूरा उनके हाथ से छिन गया और एक बहुत महत्वपूर्ण अटैक किया गया बसरा पे। इन्होंने कोशिश करी कि ये इराक का जो सदर्न एरिया है ना, इसे पूरी तरह से कट ऑफ कर दो, यानी इराक का समुद्र से जो एक्सेस है उसे पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए, इसलिए बसरा पे हमला किया गया। और बसरा पे हमला बहुत ही भीषण था। इराक की आर्मी ने यहाँ पे केमिकल गैस का इस्तेमाल करते हुए ईरान को पीछे धकेला। आर्टिलरी फायर और केमिकल वेपन्स की मदद से ही ये बसरा को बचा पाए थे और ईरान को यहाँ पे बहुत भारी नुकसान हुआ। और ईरान अपने एरिया जीतने पे नहीं रुका, अगर वो चाहता तो रुक सकता था कि भाई हमें हमारे एरियाज़ मिल गए, आगे क्यों जाना। लेकिन अब आयतुल्ला खोमेनी ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके थे, उन्होंने कहा कि अब तो हम इराक में एंटर करेंगे और सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटाकर ही मानेंगे। तो 82 में सद्दाम हुसैन ने समझौते की पेशकश भी करी थी। उन्होंने पीस ट्रीटी के लिए एक सीज फायर एग्रीमेंट भी भेज दिया कि ये मेरी शर्तें हैं, हम अब आपको पे अटैक नहीं करेंगे, आप हमला रोक दीजिए। सद्दाम हुसैन ने समझौता करने के लिए पेशकश करी, लेकिन आयतुल्ला खोमेनी ने उसे नकार दिया। लेकिन ईरान भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। मैंने आपको बताया बसरा में वो फेल हो गए और उसी तरह से आगे बढ़ते बढ़ते भी बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए और 84 से 86 तक ये लड़ाई बिल्कुल एक ही जगह पे जमी रही। इसे कहते हैं वॉर ऑफ एट्रिशन। तो वहाँ पे जहाँ इराक के सैनिक थे वो ट्रेंच बनाकर बैठ गए, ज़मीन में ट्रेंचेस खोद दी उन्होंने, गहरी गहरी खाइयाँ खोद कर वहीं पे जम गए और ईरान के सैनिक उन ट्रेंचेस से आगे नहीं बढ़ पाते थे। तो ये काफ़ी हद तक वर्ल्ड वॉर 1 जैसी स्थिति थी।
ईरान ने इसके लिए क्या इस्तेमाल किया? ह्यूमन वेव अटैक। इनके पास हथियार नहीं थे, कोई बड़ा देश इन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा था। ईरान के पास एक ही रिसोर्स था, वो क्या था? ह्यूमन रिसोर्स। इनके पास बहुत पॉपुलेशन थी, अच्छी खासी पॉपुलेशन है ईरान की, इराक से ज़्यादा है, और इनके पास बहुत सारे वॉलंटियर थे। तो इन्होंने अपने सैनिकों को कहा कि तुम गोलियों के सामने अपने आप को 100, 200, 400 सैनिक एक साथ गोलियों की बौछार के सामने चले जाओ। अगर 50, 100 भी मर जाएंगे तो कम से कम 200 सैनिक तो हैं जो आगे बढ़कर सामने वाली पोस्ट पे कब्जा कर सकेंगे। तो इसे कहते हैं ह्यूमन वेव अटैक। एक इंसानी लहर की तरह आप दुश्मन पे चढ़ जाओ। इराक ने बदले में क्या किया? अपनी एयरफोर्स तैयार करी और ईरान के शहरों पे हमला करना शुरू किया। तेहरान पे बहुत बम बरसाए, लेकिन तेहरान झुकने की बजाय और ज़्यादा विरोध में इसके आ गया। आयतुल्ला खोमीनी ने इसे प्रोपेगेंडा की तरह इस्तेमाल किया कि हमारे शहरों पे बम बरसाए जा रहे हैं, क्या तुम चुपचाप बैठोगे, क्या तुम शांति से बैठोगे? तो और ज़्यादा लोगों ने आर्मी को ज्वाइन किया। तो बजाय इसके कि ईरान झुक गया, ईरान और ज़्यादा तेज़ी के साथ इराक पर हमले करने लगा। ईरान ने एक और काम किया, वो ये कि जो कुर्द हैं उत्तर में, जो ऑलरेडी 1970s में जो ये बाथ पार्टी है उससे लड़ाई लड़ चुके थे, उन कुर्द को अपना सपोर्ट दिया और उनके साथ मिलकर उन्होंने कहा कि हम दोनों मिलकर इराक की आर्मीज़ पे हमला करते हैं। तो ये कुर्द के साथ इन्होंने एक अलायंस बनाई। 1984 में इराक ने ईरान के ऑयल टैंकर्स पे बम बरसाने शुरू कर दिए, जिससे उनकी ऑयल सप्लाई दुनिया को बाहर जा ना सके। बदले में ईरान ने क्या किया? स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज को ब्लॉक कर दिया रिटेलिएट करने के लिए कि वो बम नहीं बरसा सकते, इनके पास एयरफोर्स इतनी स्ट्रांग नहीं थी। तो इन्होंने स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज को ब्लॉक कर दिया, सारे जहाज़ों को रोक दिया कि कोई तेल का टैंकर नहीं आएगा। लेकिन फिर दूसरे देशों ने दबाव बनाया तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपके जहाज़ों को जाने देंगे, लेकिन इराक का कोई भी ऑयल टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्रॉस नहीं करेगा। इससे क्या होगा? इराक तेल नहीं बेच सकता और जो फॉरेन करेंसी है, पैसे हैं, वो उसके पास बहुत कम आएंगे, इकोनॉमी उसकी चरमरा जाएगी। 87 में फाइनली अमेरिका और जो दूसरे पश्चिमी देश थे उन्होंने अपनी अपनी नेवी यहाँ पे भेजी पर्शियन गल्फ में, क्योंकि अब उन्होंने कहा ये लड़ाई बहुत खतरनाक हो गई है, हमारे टैंकर्स पे भी हमले होने शुरू हो गए हैं। कभी कभार ऐसा हुआ था कि बमबारी अमेरिका के जो टैंकर्स हैं उनके भी आसपास हो गई थी। तो दुनिया के सारे देश अब थोड़े से घबरा गए कि अगर ये लड़ाई लंबी खिंचती है या फिर और ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमारी पूरी दुनिया की जो ऑयल सप्लाई है वो खतरे में पड़ जाएगी। इसीलिए उन्होंने अपनी नेवी भेजी कि हमारे ऑयल के जो शिप्स हैं उनके साथ साथ हमारे नेवी के जहाज़ चलेंगे। और साथ ही में ये पश्चिमी देश दोनों पे दबाव भी बनाने लगे कि अब इस लड़ाई को ख़त्म करो, बहुत हुआ, पूरी दुनिया की ऑयल सप्लाई इससे गड़बड़ हो रही है, तो अब दोनों इसे बंद करो लड़ाई करना। इसी बीच सद्दाम हुसैन ने कुर्द लोगों से बदला लेने के लिए, क्योंकि वो ईरान का साथ दे रहे थे, उनके खिलाफ एक नया मोर्चा खोल दिया, उसे कहते हैं कुर्दिश जेनोसाइड। यहाँ पे एक स्पेशल कैंपेन चलाया गया, अपने भाई को उन्होंने भेजा कुर्द लोगों का नरसंहार करने के लिए। उनके खिलाफ केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स इस्तेमाल किए, सेरिन गैस, मस्टर्ड गैस, इन सभी गैसेस के बम गिराए गए कुर्द गाँवों पे और कुर्द शहरों पे। 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। कुर्द कहते हैं कि लगभग 1,80,000 हमारे लोग उस वक्त शहीद हुए, और जो न्यूट्रल एस्टिमेट्स है वो कहते हैं 1 लाख प्लस था ये आंकड़ा बिल्कुल। तो कुर्द पॉपुलेशन कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 30 लाख के आसपास है कुर्दिस्तान की आबादी, उसमें 1 लाख लोग, 2 लाख लोग अगर मारे जाते हैं तो बहुत बड़ी संख्या है। तो ये कुर्दिश जेनोसाइड की बहुत निंदा हुई। यूएन ने इसके बाद दोनों को धमकी दी कि अब आप इसे बंद कर दो इस लड़ाई को, और सद्दाम हुसैन को भी धमकाया गया कि आपके खिलाफ सैंक्शंस लगाए जाएंगे। ये फ़ोटोज़ आप देख सकते हैं कि कैसे इराक ने जब ऑयल टैंकर्स पे बमबारी शुरू करी तो पूरे ऑयल टैंकर्स में आग लग गई, कई शिप्स इस तरह से डुबा दिए गए। इसके कारण एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम भी आ रही थी, इकोलॉजिकल डिजास्टर था ये, क्योंकि जितना भी तेल है वो बहकर समुद्र में जा रहा था, तो ऑयल स्पिल्स होने लगे थे। तो ये सभी दिक्कतें आने लगी, तब दुनिया के देशों ने इंटरफेयर किया, उन्होंने अपनी नेवीज़ भेजी और पर्शियन गल्फ में बमबारी को रुकवाया। इस पूरे युद्ध की वर्ल्ड वॉर 1 से काफ़ी समानताएं हैं। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में भी ऐसी टैक्टिक्स यूज़ हुई थी, जैसे ट्रेंच वॉरफेयर। ट्रेंच समझते हैं आप? एक बहुत ही गहरा खड्डा खोदकर उसमें सैनिक एक डिफेंसिव पोजीशन बनाकर बैठ जाता है और उससे बाहर नहीं आता, फिर वो लड़ाई वहीं से करी जाती है। बार्ब्ड वायर का इस्तेमाल किया गया, कंटीला तार और ट्रेंचेस, फिर मैंड मशीन गन पोस्ट, मशीन गन्स का इस्तेमाल, बायोनेट चार्ज, बायोनेट यानी कि जो बंदूक के आगे चक्कू लगा रहता है राइफल के आगे, और अगर गोलियां ख़त्म हो जाए तो आप उस बायोनेट को लेकर, उस चक्कू को लेकर दुश्मन पे हमला बोल दीजिए। फिर ह्यूमन वेव अटैक्स, ये वर्ल्ड वॉर 1 में भी हुई थी। केमिकल वेपन्स जो इराक ने इस्तेमाल किए, और सिविलियन टारगेट्स पर डेलिब्रेट अटैक, ये सभी वर्ल्ड वॉर 1 से इनकी समानता दिखाते हैं।
अमेरिका, सोवियत यूनियन, फ्रांस और जितने भी अरब देश हैं वो ज़्यादातर सब इराक को सपोर्ट कर रहे थे और ईरान अकेला अलग थलग पड़ा हुआ था। ईरान से उस वक्त सभी नाराज़ थे क्योंकि ईरान एक तो शिया मेजॉरिटी देश है, तो सऊदी अरेबिया तो कभी उसे सपोर्ट करेगा नहीं। उसके अलावा आयतुल्ला खोमेनी ने कहा था कि ये सारे देशों में क्रांति आनी चाहिए। उन्होंने कई आस पड़ोसी देशों के जो राजा थे, जो पुराने किंगडम्स थे, उनके खिलाफ बोला था कि कहा वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, वो लोग तानाशाह की तरह राज करते हैं। तो जैसे सऊदी अरेबिया, इराक, इन सभी की उन्होंने निंदा करी थी, तो कोई उनके फेवर में नहीं था। तो सारे देशों ने इराक का साथ दिया। तो 8 साल तक लड़ाई लड़ने के बाद दोनों देश लड़ लड़कर थक गए और क्योंकि यहाँ पे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, सेरिन गैस, मस्टर्ड गैस, इनका इस्तेमाल होने लगा था, तो इराक का भी सपोर्ट काफ़ी कम हो गया। ये जो देश है ना, फ्रांस, यूएस, इन्होंने भी इराक से अपना पल्ला झाड़ लिया। इन्होंने कहा अब हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि आप WMDs का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जैविक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप केमिकल हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सही नहीं है। और इसी के कारण फाइनली उन पर प्रेशर बनाया कि आप सीज़ फायर एग्रीमेंट साइन कीजिए। तो यूनाइटेड नेशंस के मध्यस्थता से एक पीस एग्रीमेंट साइन होता है, सीज़ फायर साइन होता है। तो इस लड़ाई का नतीजा क्या निकला? कुछ भी नहीं, स्टेलमेट। स्टेलमेट यानी ना इराक जीता ना ईरान। हालांकि दोनों कहते हैं कि हम लड़ाई जीत गए, लेकिन वो गलत है। सारे न्यूट्रल सोर्सेज कहते हैं ये एक स्टेलमेट था। आप खुद एसेस कीजिए, इराक का लक्ष्य क्या था? इराक का लक्ष्य था खोजिस्तान पे कब्जा करना, अपनी कोस्ट लाइन को बढ़ा देना। क्या वो उसमें सक्सेसफुल हुआ? जी नहीं। इराक की बाउंड्री आज भी वही है जो इस लड़ाई के पहले थी। ईरान का क्या लक्ष्य था? जब उन्होंने वापस 82 में अपनी आर्मी इराक में भेजी कि हम सद्दाम हुसैन को हटा देंगे, उनका तख्ता पलट कर देंगे, शिया मेजॉरिटी देश है, शिया सरकार होनी चाहिए, क्या उसमें सक्सेसफुल हुए? जी नहीं। तो दोनों के जो लक्ष्य थे पूरे नहीं हुए और इस चक्कर में 10 लाख, 5 से 10 लाख सैनिक मारे गए और लगभग 10 लाख सिविलियंस भी मारे गए। तो बिना कुछ हासिल किए 20 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी। बॉर्डर में कोई चेंज नहीं हुआ, स्टेटस क्यू एंटीबेलम। एंटीबेलम का मतलब होता है लड़ाई से पहले जो था वही स्टेटस क्यू बाद में रहा। इराक और ईरान दोनों फेल हो गए अपने ऑब्जेक्टिव में। इसके बाद अब हम आएंगे गल्फ वॉर पर। गल्फ वॉर को कई नामों से जाना जाता है। कई लोग इसे पर्शियन गल्फ वॉर कहते हैं, कई लोग इसे कुवैत वॉर कहते हैं, कई इसे फर्स्ट गल्फ वॉर कहते हैं, फर्स्ट इराक वॉर भी कहा जाता है या फिर सिंपली इराक वॉर भी। लेकिन अब ये इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि 2003 वाले हमले के बाद से अब जो 2003 से 11 वाला है वो इराक वॉर कहलाता है। मोस्ट कॉमन इसका नाम है गल्फ वॉर, खाड़ी युद्ध या फिर प्रथम खाड़ी युद्ध। ये 3 फेज़ में लड़ाई होती है। पहला, इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया अगस्त 1990 में। दूसरा फेज़ है ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड, जब 5 महीनों तक, अगस्त से लेकर जनवरी तक, अमेरिका और उसके कोएलिशन पार्टनर्स की आर्मी आकर सऊदी अरेबिया और कुवैत के बॉर्डर पर तैनात होनी शुरू हो गई। और फाइनल फेज़ है डेजर्ट स्टॉर्म, जब एक्चुअली में लड़ाई हुई। तो इस लड़ाई में 17 जनवरी से इसकी शुरुआत होती है, 28 फरवरी को सीज़ फायर साइन हो गया। इसमें कॉम्बैट होता है। तो ये 2 ऑपरेशन है। ज़्यादातर लोग इसे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से याद रखते हैं। ये नाम बहुत फेमस है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म और गल्फ वॉर। लेकिन पहले था ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड। ठीक है, यहाँ लड़ाई नहीं होती है, यहाँ सिर्फ आर्मी का बिल्डअप होता है। इस मैप में देखिए, ये है कुवैत, इराक के दक्षिण में एक छोटा सा देश, इराक के कंपैरिजन में तो छोटा ही है। कैपिटल है कुवैत सिटी। आप देखेंगे इसकी लोकेशन, ये बहुत अच्छी कोस्ट लाइन दबा के बैठे हैं, इनके पास बहुत अच्छी कोस्ट लाइन है। और जब यहाँ पे लड़ाई छिड़ी हुई थी ना बसरा के आसपास, इराक ईरान की लड़ाई, तब इराक ने अपना ऑयल यहीं से एक्सपोर्ट किया था। कुवैत की मदद से उन्होंने एक्सपोर्ट किया था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इसकी मदद लेते थे क्योंकि यहाँ पे शांति थी। और इराक के पास हमेशा से ये प्रॉब्लम रही है, यहाँ पे जगह नहीं है, सी कोस्ट एक्सेस बहुत कम है। तो कुवैत ने इनकी इस लड़ाई में काफ़ी मदद करी, काफ़ी पैसा भी दिया था। कुवैत ने इनकी मनी से भी, पैसे से भी बहुत मदद करी। लेकिन अब लड़ाई खत्म होने के बाद कुवैत वो पैसा वापस मांग रहा था कि भैया अब तो हमें पैसे दे दो, आपको जब ज़रूरत थी तब हमने आपकी मदद करी, अब आप हमें पैसा वापस दो। तो इराक इससे थोड़ा चिढ़ गया। सद्दाम हुसैन ने क्या कहा, एक बहाना उन्होंने ये बनाया कि कुवैत तो हिस्टोरिकली हमारा ही हिस्सा रहा है, कुवैत तो अलग देश था ही नहीं, ये तो इराक का हिस्टोरिकली एक प्रोविंस था, तो अब मैं इस पर कब्जा जमा के इसे अपना 19th प्रोविंस बना दूंगा, 19वां राज्य बनेगा ये इराक का। ये एक बहाना था। लेकिन बहुत बड़ा कारण क्या था? मनी। ये इकोनॉमी के कारण हुआ था। इराक ओल्ड लार्ज डेट, बहुत सारा पैसा बकाया था और कुवैत इनसे पैसा मांगने लग गया था। कुवैत अपने आप में बहुत ही अमीर देश है क्योंकि यहाँ पे भी ऑयल निकलता है, बहुत अमीर देश है कुवैत। और इराक इन पे डिपेंड कर रहा था ट्रांसपोर्ट ऑयल करने के लिए, कब? इराक ईरान युद्ध के समय। अब युद्ध के बाद क्या होता है, कुवैत अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा ऑयल बनाने लग गया। इराक के कई सारे ऑयल फील्ड्स डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे, वहाँ पे जो ऑयल का इंफ्रास्ट्रक्चर था वो ईरान के साथ लड़ाई में ख़राब हो गया था। तो अब इराक वैसे भी कम तेल बना पा रहा है, ऊपर से कुवैत अपना जो कोटा है, देखिए ओपेक एक ग्रुप है ऑयल प्रोड्यूसर्स देशों का, और आप मुझे ये बताइए कमेंट्स में कि ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ है।
तो ओपेक हर देश को एक कोटा देता है कि आप साल में इससे ज़्यादा तेल का दोहन मत करो। क्यों? कि अगर एक जना ज़्यादा तेल निकालेगा तो मार्केट पूरा ख़राब होता है, मार्केट में प्राइस ख़राब होती है। तो ओपेक कोटा तय कर लेता है कि हर देश इतना इतना तेल का दोहन करेगा और ये प्राइस से बेचेगा। तो ये जो कोटा है ना, इसे कुवैत एक्सीड कर रहा था, तो इससे ऑयल के प्राइसेस मार्केट में कम हो गए। तो वैसे ही इराक कम तेल निकाल पा रहा है, ऊपर से ऑयल के प्राइसेस भी गिर रहे हैं, तो इराक को तो बहुत नुकसान है और इससे इराक का जो रेवेन्यू है वो काफ़ी कम हो गया। फिर कुवैत पैसे भी मांग रहा था कि हमारे पुराने पैसे दो। फिर कुवैत इराक के बॉर्डर पे एक ऑयल फील्ड था, वहाँ पे साइड ड्रिलिंग कर रहा था। देखिए यहाँ पे एक ऑयल फील्ड है कुवैत और इराक के बॉर्डर पे, ठीक है, रुमालिया फील्ड इसका नाम था। तो रुमालिया ऑयल फील्ड पे कुवैत क्या कर रहा था, साइड ड्रिलिंग। यानी पहले तो आप वर्टिकली नीचे चले गए और फिर आप साइड में जाकर तेल निकाल रहे हैं, तो ये साइड ड्रिलिंग हो रही है ना। अब ऊपर ये देखेंगे तो ये ज़मीन किसके नीचे आ रही है, ये इराक के नीचे। तो इराक कह रहा था कि आप हमारा ऑयल जो है वो अपने अपने एरिया में निकाल रहे हैं साइड ड्रिलिंग करके, तो ये इलीगल है, इससे हमें रेवेन्यू लॉस हो रहा है। तो इस साइड ड्रिलिंग, ओपेक का कोटा एक्सीड करने के कारण और तेल के घटते भावों के कारण इराक को बहुत नुकसान हो रहा था। इराक अपने ऑयल रेवेन्यू को लूज़ कर रहा था और उसने कुवैत से और दूसरे ओपेक देशों से भी शिकायत करी। तो कुवैत और इराक ने एक मीटिंग करी, दोनों के बीच में एक वार्ता हुई और उसमें दूसरे देशों ने मध्यस्थता करी। अमेरिका ने भी कोशिश करी मध्यस्थता करने की, क्योंकि इराक धमकी दे चुका था कि हम अटैक कर देंगे, अगर ऐसा चलता रहा तो हम हमला करेंगे। तो अब ये ऐसे ऐसे समय में ये वार्ता होती है, जुलाई की बात है, जुलाई 90 में ये वार्ता हुई और इसमें कुवैत ने माना कि हाँ साइड ड्रिलिंग हो रही है, तो हम इसके बदले में आपको पैसे दे देंगे। सद्दाम हुसैन ने मांगे $10 बिलियन, ठीक है, $10 बिलियन इन्होंने मांगे और कुवैत ने कहा कि हम सिर्फ 9 देंगे, 10 नहीं, हम $9 बिलियन देने को तैयार हैं। $1 बिलियन के फेर में इराक वार्ता छोड़कर चला गया और उसने अपनी आर्मी कुवैत में भेज दी। तो सद्दाम हुसैन ने इराक पे हमला किया अगस्त 1990 में, 5 या 6 तारीख शायद थी कुछ, और 2 दिन के अंदर अंदर ही पूरा देश इनके कब्जे में आ गया। तो जब इन्होंने $10 बिलियन देने से मना किया तो हमला किया गया। इराक की आर्मी ने कुवैत सिटी पे अपना कब्जा जमा लिया। और इतनी आसानी से कुवैत क्यों हारा 2 दिन में? क्योंकि इनकी आर्मी बहुत छोटी थी और इराक के पास इस वक्त 1990 आते आते दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्मी थी। सद्दाम हुसैन के पास लगभग 7 से 10 लाख के बीच में कुछ सोल्जर्स थे अप्रॉक्सीमेटली, और एग्जैक्ट नंबर्स हमें नहीं पता है, लेकिन बहुत बड़ी आर्मी थी, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्मी थी। और कुवैत के पास तो सिर्फ कुछ हज़ार सोल्जर्स थे, क्योंकि उनको कभी इतना थ्रेट था ही नहीं कि इराक हम पे हमला कर देगा, सऊदी अरेबिया हम पे हमला कर देगा, दोनों उनके दोस्त रहे थे। तो अब ऐसे में सरकार, रॉयल फैमिली, शाही परिवार और जितने भी बड़े लोग हैं वो सभी भागकर सऊदी अरेबिया चले गए और 2 दिन में पूरी कंट्री इराक के कब्जे में आ गई। ऐसे हालात में हमारे निर्भीक निडर खिलाड़ी कुमार ने एक रेस्क्यू मिशन शुरू किया, जिससे कि सारे भारतीय लोगों को उन्होंने कुवैत से बाहर निकाला कई महीने लगाकर। और वैसे ये रियल स्टोरी पे बेस्ड है। सनी मैथ्यूज़ नाम के एक बिजनेसमैन थे, उनकी लाइफ स्टोरी पे ये आधारित है कि कैसे भारत के जो विदेश मंत्रालय के जो लोग हैं उनके और सनी मैथ्यूज़ के एफर्ट्स से कई हज़ारों लोग कुवैत से सक्सेसफुली सेफली भारत वापस आ सके थे। अगर आपको एक हमला देखना है, एयरलिफ्ट मूवी देख लीजिएगा। अब आएंगे अंकल सैम। अंकल सैम कौन होते हैं? अमेरिका। जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता दूं, अंकल सैम अमेरिका के लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो अंकल सैम यहाँ पे क्यों आते हैं? प्रेसिडेंट हैं जॉर्ज H.W. बुश या फिर जॉर्ज बुश सीनियर। तो इन्होंने कहा कि हमला नहीं चलेगा, कुवैत से हमें भी तेल की सप्लाई होती है, और सबसे बड़ा कारण था सऊदी अरेबिया। अब इराक के कुवैत पे कब्जा करने से सऊदी अरेबिया को ऐसा लगने लगा कि इराक अब हम पे हमला करने वाला है, नेक्स्ट अटैक हम पर होगा। और सऊदी अरेबिया और अमेरिका ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं, हमेशा से अच्छे दोस्त रहे हैं पिछले 80 सालों से। तो इसीलिए अमेरिका उनकी मदद के लिए आया। उसने अपनी आर्मी सऊदी अरेबिया और कुवैत के और इराक के बॉर्डर पे तैनात करनी शुरू कर दी, और यहीं से शुरू होता है ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड। अब जॉर्ज W. बुश ने दुनिया को इकट्ठा करना शुरू किया अपने खेमे में। तो एक कोएलिशन बनाया 35 देशों का। कौन थे इन 35 देशों में? ज़्यादातर सारे पश्चिमी देश थे। आप देख लीजिए, यूरोप के देश, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जो इनके खास दोस्त हैं, हमेशा इनकी मदद करते हैं, साउथ कोरिया, इन सभी देशों का एक कोएलिशन बनाया गया। और इस कोएलिशन ने हमला किया था। ये लड़ाई यूएसए ने नहीं, इस कोएलिशन ने लड़ी थी, और ये यूएन सैंक्शन था। इन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल में जाके दरख्वास्त करी कि ऐसे किसी देश पे हमला नहीं किया जा सकता। सिक्योरिटी काउंसिल ने रेजोल्यूशन पास किया और इन्हें वक्त दिया गया जनवरी 15 तक का। सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा कि अगर 15 जनवरी 1991 यानी 4-5 महीनों के अंदर अंदर इराक अपनी आर्मी कुवैत से नहीं हटाता तो किसी भी तरह का फोर्स यूज़ किया जाएगा और उसमें ये सभी देश हिस्सा लेंगे। तो यूएसए ने सिक्योरिटी काउंसिल की मदद से, इस रेजोल्यूशन की मदद से अपनी आर्मी वहाँ पर तैनात करनी शुरू कर दी। 15 जनवरी आई और चली गई। इराक की आर्मी कुवैत में जमी थी।
ऐसे में ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म शुरू होता है 17 जनवरी को। अमेरिका ने बॉम्बिंग शुरू करी हवाई हमलों से। इराक के मिलिट्री इंस्टॉलेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम्स पर कई हफ्तों तक बमबारी करी गई। याद रखना, ज़मीन पे फौज पहले नहीं भेजी, 4 हफ्ते तक इन्होंने लगातार आर्मी इंस्टॉलेशंस, एयरफोर्स बेस, जितने भी सैटेलाइट जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ हैं, उन सभी पे हमले किए, जिससे इराक का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। उसके बाद उन्होंने ज़मीनी हमला किया। अच्छा, इस हवाई हमले के बदले में इराक ने क्या किया? इराक ने इजराइल और साथ साथ में सऊदी अरेबिया दोनों पे हमले किया है। अब देखिए, इजराइल पे हमला क्यों किया? बहुत ही सिंपल सा रीज़न है। इजराइल पे हमला करो, इजराइल भड़क जाएगा, इजराइल हम पे हमला करेगा, तो उससे पूरे अरब देश जो हैं दुनिया के, वो मेरी साइड आ जाएंगे। ऐसा सद्दाम हुसैन ने सोचा कि अगर इजराइल मुझ पे हमला करता है तो सारे अरब देश इजराइल से नफरत करते हैं, उसके खिलाफ हैं, तो वो सभी इजराइल के खिलाफ मेरा साथ देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका ने इजराइल को शांत बिठाए रखा। उसने कहा कि तुम एक हमला नहीं करोगे, एक मिसाइल नहीं छोड़ोगे इराक पे, भली तुम पे कितनी भी मिसाइल्स आ जाएं। 1 महीने तक इजराइल को अमेरिका ने चुपचाप बिठाए रखा। और सऊदी अरेबिया पे हमला किया, क्योंकि सऊदी अरेबिया और अमेरिका अच्छे दोस्त थे, दोनों की आर्मी उसके बॉर्डर पे तैनात थी। ऐसी स्थिति में 1 महीने बाद फरवरी की बात है, ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू होता है। बहुत ही फास्ट अटैक था, 100 घंटे के अंदर अंदर ये ख़त्म हो गया। यानी 4 दिन के आसपास ये सैनिक हमला जो है, ज़मीनी हमला, ये 4 दिन के अंदर समाप्त हो गया। इसने दक्षिणी इराक को पूरी तरह से अपने कब्जे में लिया और 28 फरवरी को सीज़ फायर साइन कर दिया। इस ग्राउंड अटैक की स्ट्रैटेजी बड़ी समझदारी वाली थी। इराक और सऊदी अरेबिया का जो बॉर्डर है यहाँ पे, एक तो ये बॉर्डर है, दूसरा बॉर्डर है हमारा कुवैत और सऊदी अरेबिया का। सद्दाम हुसैन ने अपनी आर्मी यहाँ पे तैनात कर रखी थी। देखिए, ये है ना, बहुत डेजर्ट वाला इलाका है, बहुत बड़ा रेगिस्तान है, एकदम दुर्गम रेगिस्तान है। तो आर्मी ज़्यादातर यहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड थी। किसकी? इराक की। उन्हें लगा था हमला यहीं से होगा, कुवैत को फिर से छुड़ाने की कोशिश करेंगे, कुवैत पे हमला होगा। सऊदी अरेबिया के सद्दाम हुसैन ने अपने बेस्ट सोल्जर्स को यहाँ तैनात कर रखा था। अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने यहाँ से हमला किया। ये डेजर्ट वाले एरिया से उन्होंने हमला करा और दक्षिणी इराक को पूरे अपने कब्जे में लेते हुए फिर कुवैत पे उन्होंने प्रेशर बनाया। यहाँ से फिर आर्मी गई और फिर कुवैत इनके पास आ गया, कुवैत को फ्री करा दिया गया। तो 4 दिन के अंदर अंदर ये ग्राउंड ऑफेंसिव खत्म हो जाता है। 4 दिन के अंदर अंदर सीज फायर साइन करने के बाद, इराक की आर्मी को इतनी बुरी तरह से हराने के बाद, अमेरिका और सऊदी अरेबिया की आर्मीज, कोएलिशन आर्मीज आगे क्यों नहीं बढ़ी? बगदाद उन्होंने क्यों नहीं जीता? क्यों नहीं उन्होंने सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटा दिया? वाई? सोचिए क्या कारण हो सकता है। आप सोचिए, मैं आपको दो या 3 मिनट में बताता हूँ। अगली साइड में ये देख लीजिए, जिसको थोड़ा सा मिलिट्री मैनूवर्स में इंटरेस्ट है उसके लिए ये मैप मैंने डाला है। तो ये अलग अलग देशों की जो रेजिमेंट्स या बटालियंस थी उनके मूवमेंट्स हैं। तो आप मेनली देखिए यहाँ से सऊदी अरेबिया से हमला किस डायरेक्शन में हो रहा है? डायरेक्ट इराक पे। और ये जो कुवैत वाला बॉर्डर है, यहाँ पे इतनी बड़ी लड़ाइयाँ नहीं होती है। मेनली सारा अटैक हुआ था इस रेगिस्तान वाले इलाके से जाते हुए दक्षिणी इराक पे और फिर उसके बाद कुवैत पर। जब इराक की आर्मी रिट्रीट करी, वापस पीछे हट रही थी, तब उसने कुवैत के कई तेल कुओं में आग लगा दी। और आग क्यों लगाई गई? ताकि एक तो आर्मीज़ आगे बढ़ने में उन्हें मुश्किल हो और दूसरा जल्द से जल्द कुवैत अपनी ऑयल की जो सप्लाई है वो फिर से शुरू ना कर सके। तो ये जो पॉलिसी है इसे कहते हैं स्कॉच्ड अर्थ। इसे मैं पहले भी कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। स्कॉच्ड अर्थ रशिया इस्तेमाल करता है, रशियन आर्मीज़ इसके लिए बहुत फेमस रही हैं। नेपोलियन का कैंपेन, वर्ल्ड वॉर 2, इन सभी लड़ाइयों में रशिया ने स्कॉच्ड अर्थ को बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया था अपने एडवांटेज के लिए। तो यहाँ पे इस फोटो में आप देख सकते हैं ये तेल के इतने सारे कुएं हैं। इन्होंने लगभग 800 तेल कुओं में आग लगा दी थी, 800। ये सैटेलाइट इमेज नासा ने ली है। आप देख सकते हैं तेल के कुओं से धुआं निकल रहा है और इस आग पर काबू पाना बहुत मुश्किल है। फिलहाल आइसिस भी ये कर रहा है। जब मोसूल में ये हार कर पीछे जा रहे हैं तब ये भी लगातार तेल के कुओं में आग लगा रहे हैं और आग के साथ साथ ये क्या करते हैं, इस एरिया में डायनामाइट लगा देते हैं। तो जो तेल की आग को बुझाने आएगा सबसे पहले वो ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये इस तरह की पॉलिसी, इसे स्कॉच्ड अर्थ कहते हैं। आइसिस भी अभी इसे अपना रहा है। वो भी नहीं चाहता कि इराक की जो सरकार है वो फिर से उन तेल के कुओं से दोहन शुरू करे और तेल बेचकर प्रॉफिट कमाना शुरू कर दे। अच्छा, अब हम उस सवाल पे आते हैं वापस कि कोएलिशन आर्मीज़ ने बगदाद पे हमला क्यों नहीं किया। कारण था, कुर्द एरिया में रिबेलियन शुरू हो चुका था। ये वही कुर्द हैं 1970s में जिन्होंने सद्दाम हुसैन और बाथ पार्टी के अगेंस्ट, बगदाद की सरकार के अगेंस्ट रिवोल्ट किया था। अब वो फिर से बगावत में उठ खड़े हुए जब उन्होंने देखा दक्षिण में हमला हो रहा है। अमेरिका ने उनसे वादे किए कि हाँ, हम आपके सपोर्ट में आ जाएंगे, आपको हथियार की सप्लाई कर देंगे, हवाई बमबारी कर देंगे आपके सपोर्ट में। तो इसीलिए कुर्द बगावत में आ गए। और जो दक्षिण में शिया थे, वहाँ पे भी जो शिया सोल्जर्स हैं जो आर्मी का हिस्सा थे और जो हार चुके थे,
वो भी अब बगावत में आ जाते हैं। अमेरिका इन्हें भी इंस्टिगेट करने की कोशिश करता है, इन्हें भी भड़काता है कि सद्दाम हुसैन तो एक सुन्नी है, आप शिया सोल्जर्स हो, आप अपनी आर्मी की बटालियंस लेकर बगावत कर दो, हम आपको सप्लाई कर देंगे हथियारों की और आप निडर होकर लड़ो। अच्छा, अमेरिका को ये लगा कि ये कुर्द और शिया सोल्जर्स का जो रिबेलियन है ये सक्सेसफुल रहेगा और यही सद्दाम हुसैन को मार देंगे या फिर उसकी तख्ता पलट कर देंगे, हम इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं। उस वक्त जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कहा था कि अगर मैं सद्दाम हुसैन को हटा देता तो इराक अनस्टेबल हो जाएगा पूरी तरह से और वहाँ पे गृह युद्ध की स्थिति होगी, हमारे लिए वो संभालना मुश्किल होगा। और ठीक यही हुआ 2003-2005 के बाद में, आगे हम देखेंगे अगली लड़ाई में। तो जॉर्ज H.W. बुश कह सकते हैं आप थोड़े ज़्यादा समझदार थे, लेकिन उनकी कोशिश ये थी कि एक कुर्द और शिया सद्दाम हुसैन को हरा दें। और इनकी मदद करने के लिए अमेरिका ने एक नो फ्लाई जोन की स्थापना करी। नो फ्लाई जोन यानी उन्होंने इराक की आर्मी से सीज फायर एग्रीमेंट में ये लिखवा लिया कि आप अपने प्लेन्स इस लाइन के ऊपर नहीं लेकर जाओगे, ठीक है, और यहाँ पे दक्षिण में इस एरिया में आपके प्लेन्स नहीं उड़ने चाहिए। तो ये जो है सदर्न नो फ्लाई जोन और नॉर्दर्न नो फ्लाई जोन इन्होंने सीज फायर एग्रीमेंट में लिखवा लिए। फ़ायदा क्या है, इराक अपनी आर्मी अपने रेबेलियन जो रेबेल कर रहे हैं, बगावत कर रहे हैं, उनके खिलाफ एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता, ना उत्तर में कुर्द के खिलाफ ना दक्षिण में शिया सोल्जर्स के खिलाफ। नो फ्लाई जोन के होते हुए, अमेरिका के सपोर्ट होते हुए भी सद्दाम हुसैन को ये दोनों ग्रुप्स नहीं हटा पाए। सद्दाम हुसैन ने इन दोनों अपराइजिंग्स को पूरी तरह से क्रश करके अपनी सत्ता बनाए रखी, सत्ता पे ये जमे रहे 2003 तक। इस युद्ध के समय में इराक पर यूनाइटेड नेशंस ने कुछ इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए थे, ट्रेड एम्बार्गो था। ट्रेड एम्बार्गो का मतलब होता है कि कोई भी जहाज़ ना आएगा ना जाएगा, किसी भी तरह का व्यापार कोई देश इराक से नहीं कर सकता। इस ट्रेड एम्बार्गो के कारण इराक को बहुत नुकसान हुआ, वहाँ की इकोनॉमी काफ़ी कम हो गई, ग्रोथ रेट बहुत कम हो गई। और कई NGOs ने अपने सर्वे में कहा, यूनेस्को ने भी कहा था कि वहाँ पे कई सारे बच्चों की मौत हो रही है, इकोनॉमी कमज़ोर है, बाहर से दवाइयाँ खाना नहीं आ पा रहा है, इसीलिए ये एम्बार्गो हटाया जाना चाहिए। लेकिन ये एम्बार्गो 2003 तक रहा था। इन इकोनॉमिक सैंक्शंस में इराक को ह्यूमैनिटेरियन वस्तुओं की जो ज़रूरत होती है, जैसे दवाइयाँ, खाने पीने की वस्तुएं, इनकी प्रॉब्लम ना हो, तो यूनाइटेड नेशंस ने एक प्रोग्राम शुरू किया, ऑयल फॉर फूड प्रोग्राम। ऑयल फॉर फूड में ये था कि इराक अपना तेल दूसरे देशों को बेचेगा, उसके बदले में दूसरे देश, बार्टर सिस्टम है एक तरह का, या तो उन्हें अनाज देंगे या फिर दवाइयाँ या फिर अन्य वस्तुएं, पैसा नहीं दिया जाएगा या फिर कोई भी हथियार या फिर वेपनरी नहीं दी जा सकती। और इस ऑयल फॉर फूड प्रोग्राम में एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था, जिसके कारण ये बहुत चर्चा में रहा था। आप मुझे कमेंट्स में बताएं अगर आपको ये पता है या नहीं। देखते हैं, थोड़ी पुरानी बात है, काफ़ी साल हो चुके हैं इस बात को। भारत में वो कौन सा मंत्री था जो इस स्कैम में फंसा था? यूपीए प्रथम सरकार जब थी उस समय की ये बात है। तो कौन से वो मंत्री हैं जो इस स्कैम में भारत में फंसे थे? आपको मुझे उनका नाम कमेंट्स में बताना है। गल्फ वॉर में लगभग 20 से 30 हज़ार इराकी सैनिक शहीद हुए, इराक की सेना को बहुत नुकसान हुआ, इराक का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ख़राब हो गया। आपको याद है 1 महीने तक लगातार बमबारी करी गई थी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे, ऑयल पंप्स पे, ऑयल पाइपलाइंस पे। तो जितने भी तेल का इनका इंफ्रास्ट्रक्चर था उसे बहुत भारी नुकसान हुआ। इराक को इससे उभरने में बहुत समय लग गया। और अमेरिका और कोएलिशन पार्टनर्स के केवल 200 सैनिक यहाँ पे मारे जाते हैं। तो 200 उनके अनुसार तो बहुत ही कम है। और 3,500 इराकी सिविलियंस की यहाँ पे मौत हुई। तो अमेरिका की नज़र में तो ये बहुत ही सक्सेसफुल लड़ाई है। उनका पहला ऑब्जेक्टिव क्या था? कुवैत को आज़ाद कराना। तो कुवैत आज़ाद हो गया, बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट देश पे एक पड़ोसी मुल्क ने कब्जा जमा रखा था, ये इनका ऑब्जेक्टिव हो गया। दूसरा, सऊदी अरेबिया को बचाना था, सऊदी अरेबिया उनका एवरग्रीन पार्टनर, ये ऑब्जेक्टिव भी उनका अचीव हो गया। तीसरा, ऑयल की सप्लाई दुनिया के लिए उसे स्टेबल बनाए रखना, ये भी उनका जो सपना था वो पूरा हुआ, ये ऑब्जेक्टिव उनका पूरा हुआ। हाँ, सद्दाम हुसैन को उन्हें हटाना चाहते थे, क्लियर ऑब्जेक्टिव ये नहीं था सद्दाम को हटाना, लेकिन ये यहाँ पे अनसक्सेसफुल हुए। उन्हें लगा कुर्द और शिया जो रिबेलियन है उससे सद्दाम हुसैन की सत्ता चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पर मेजर ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे अमेरिका के अचीव हुए। अमेरिका की नज़रों में आज भी ये बहुत ही सक्सेसफुल वॉर है। कोई भी लड़ाई होनी चाहिए तो वो उसे अपना एग्जाम्पल देते हैं कि ये ऐसी लड़ाई होनी चाहिए, 2 महीने में ख़त्म, बहुत ही कम सैनिक मारे जाएँ और सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो गए। ऐसी ही सोच लेकर 2003 में भी अमेरिका इराक पहुंच गया और वहाँ पे उसे बाहर निकलने में 8 साल लगे, आगे हम देखेंगे। गल्फ वॉर पहली लड़ाई थी जो टेलीविज़न पे लाइव टेलीकास्ट करी गई। पहली बार ऐसा हो रहा था कि रिपोर्टर खड़ा है और उसके पीछे स्क्रीन में आपको पीछे बमबारी होते हुए दिखेगी और वो लाइव रिपोर्टिंग कर रहा है। ये सब लाइव हो रहा था, सीधे प्रसारण हो रहा था। और CNN इसमें अग्रणी था। CNN चैनल यहीं से इतना फेमस हुआ, तो इसे कई बार फर्स्ट लाइव वॉर या फिर वीडियो गेम वॉर भी कहते हैं। वीडियो गेम वॉर इसलिए क्योंकि जो वो मिसाइल्स भेजी जाती थी, बमबारी करी जा रही थी, उसकी जो वीडियो फुटेज है
तो अमेरिका अपने प्लेन से या फिर जो थर्मल कैमराज हैं, जैसे ये एक थर्मल कैमरा की इमेज है, तो वो रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो मीडिया को उपलब्ध करा देता था अमेरिका। और इससे ऐसा लगता था जैसे वीडियो गेम में होता है ना, बमबारी हो रही है, आप बैठे बैठे बस फर्स्ट पर्सन में देख रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता था। तो इसलिए कई बार इसे वीडियो गेम वॉर भी कहा गया कि हवाई जहाज़ से दिख रहा है, नीचे हमला हो रहा है। तो अब जो आप कॉमनली देखते हैं ड्रोन्स की फुटेज होती है कुछ कुछ उस तरह से। तो इसीलिए ये टेक्नोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस में भी इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस है। अब हम बात करेंगे इराक के तीसरे युद्ध के बारे में, जो है इराक वॉर। सिर्फ इराक वॉर के नाम से जाना जाता है, या फिर यूएस इन्वेजन ऑफ इराक, इराक पर अमेरिका का हमला। जब हमला शुरू हुआ 2003 में, उस वक्त अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? जॉर्ज डब्ल्यू बुश। ये जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश का बेटा है। तो एच.डब्ल्यू. बुश था गल्फ वॉर के समय राष्ट्रपति, और इराक वॉर के समय है जॉर्ज बुश जूनियर। जॉर्ज बुश जूनियर ने कहा कि इराक एक आतंकवाद को सपोर्ट करने वाला देश है। सद्दाम हुसैन दुनिया में आतंक को उसका समर्थन करते हैं, और वॉर ऑन टेरर जो इन्होंने छेड़ा था, उसके अनुसार जो भी देश, जो भी सरकार, जो भी नॉन स्टेट एक्टर आतंकवाद को सपोर्ट करता है, अमेरिका उससे युद्ध करेगा। इसी पॉलिसी के तहत सद्दाम हुसैन को इन्होंने घोषित किया एक्सेस ऑफ ईविल। और एक्सेस ऑफ ईविल में दूसरे देश कौन से थे? नॉर्थ कोरिया और ईरान। तो नॉर्थ कोरिया, ईरान और इराक को इन्होंने कहा कि ये तीनों हैं एक्सेस ऑफ ईविल। और ये 9/11 के हमले के बाद होता है सब कुछ। सितंबर 11 के जो हमले थे, आतंकवादी घटनाएं थी, आपको पता ही होगा उसके बारे में, 9/11 के अटैक्स। तो इसके बाद वॉर ऑन टेरर की पॉलिसी आई, और उन्होंने कहा कि नॉर्थ कोरिया, ईरान और इराक तीनों हैं न्यू एक्सेस ऑफ ईविल। अब उन्होंने एक पुराने समझौते की ओर ध्यान आकर्षित किया। सद्दाम हुसैन को 1991 में ये कहा गया था कि आप जितने भी केमिकल, बायोलॉजिकल और न्यूक्लियर हथियार हैं, उनके रॉ मटेरियल्स को, उनके स्टॉक पाइल को आप ख़त्म कर दीजिए। क्योंकि इसने कुर्द वाले जेनोसाइड में जो हथियार यूज़ किए थे, उसके कारण ये पता था दुनिया को कि केमिकल हथियार हैं। तो जब 91 का वॉर ख़त्म हुआ, तब इनसे ये प्रॉमिस करवाया गया सीज़ फायर एग्रीमेंट के बाद कि आप अपने केमिकल, बायोलॉजिकल वेपन्स को ख़त्म कर देंगे। और ये भी डर था कि शायद न्यूक्लियर प्रोग्राम भी चालू है इराक का। तो सद्दाम हुसैन ने उस वक्त हाँ भर दी थी। अब जॉर्ज बुश ने 2002 में आकर ये कहा कि अब ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन फिर से बना रहे हैं। तो यूनाइटेड नेशंस में एक रेजोल्यूशन पास किया, उसमें इराक पर ये चार्जेस लगे कि आप सैंक्शंस को वायलेट कर रहे हैं और WMDs इकट्ठे करे जा रहे हैं, WMDs बनाए जा रहे हैं, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, और इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंस होंगे, आप पे हमला किया जा सकता है। नवंबर 2002 में ये रेजोल्यूशन पास हुआ। ठीक है, आपको याद ही होगा 2001 में अफगानिस्तान पे हमला शुरू कर दिया था, अक्टूबर 2001 में, और उसी कड़ी में आगे इराक को भी एक आतंकवादी देश, आतंकवाद का सपोर्टर बनाकर, और ये कहकर कि ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहे हैं, तो इन पे हमला किया गया था। अब ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होता क्या है? कोई भी ऐसा हथियार जो या तो न्यूक्लियर बम हो सकता है, रेडियोलॉजिकल वेपन, केमिकल वेपन, केमिकल जैसे कि सेरिन गैस और मस्टर्ड गैस, बायोलॉजिकल वेपन जैसे कि एंथ्रैक्स, एक बहुत ही खतरनाक बैक्टीरिया होता है, तो एंथ्रैक्स के स्पोर्स, कोई भी ऐसा हथियार जो एक वक्त में बहुत सारे इंसानों को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचा सकता है, सिग्निफिकेंट हार्म टू अ लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमंस, एक स्थान पर, जैसे हिरोशिमा और नागासाकी के बम थे, वो क्या थे? वो एटम बम थे, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ही थे इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो कोई भी ऐसा हथियार जो या तो इंसान को या फिर इंसान द्वारा बनाए गए स्ट्रक्चर्स को बहुत डैमेज पहुंचा सकता है, नेचुरल स्ट्रक्चर्स को, बायोस्फीयर को नुकसान पहुंचा सकता है, उसे हम कहते हैं वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। और इसके खिलाफ बहुत सारी ट्रीटीज़ बनी हुई हैं कि आप वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं बना सकते, कई सारे रिस्ट्रिक्शन हैं उस पर, कई सारी संधि समझौते हैं। तो इराक पे WMDs रखने का आरोप लगाया, और मार्च 2003 में सेना भेजकर ऑपरेशन इराकी फ्रीडम शुरू किया। लेकिन इस बार कोएलिशन 35 देशों का नहीं, सिर्फ 4 देश थे हमला करने वाले, US, UK, ऑस्ट्रेलिया और पोलैंड। देखिए, अफगानिस्तान में फ्रांस, जर्मनी, बहुत सारे देशों ने इनका सहयोग किया। लेकिन जब इराक पे हमला हुआ तो इनके अमेरिका के पुराने साथी जैसे फ्रांस ने साफ मना कर दिया, हम इसमें पार्ट नहीं लेने वाले, ये सरासर गलत है। याक शिराक जो उस वक्त प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बिल्कुल साफ चेतावनी देते हुए जॉर्ज बुश को कहा कि आप गलत कर रहे हो, ये बिल्कुल सही नहीं है। जर्मनी ने मना किया, इटली ने मना किया, इटली में एक बहुत बड़ी रैली हुई इसके खिलाफ। अमेरिका के खुद के शहरों में बहुत बड़ी बड़ी रैलीज हुई, एंटी वॉर प्रोटेस्ट हुए कि हमें और लड़ाई नहीं चाहिए। जैसे वियतनाम युद्ध के समय में रैलीज निकली थी, उतनी बड़ी रैलीज इराक वॉर के टाइम पे निकाली गई अमेरिका के शहरों में कि ये बिना मतलब का आप हमला कर रहे हो।
और सरकार ने ऑब्जेक्टिव क्या दिया, ऑफिशियली सरकार ने ये कहा कि हम सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटाना चाहते हैं, क्योंकि सद्दाम हुसैन WMDs बना रहे हैं, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहे हैं, और उसकी फैसिलिटीज़ उन्होंने कुछ फ़ोटोज़ दिखाए कि देखिए ये सैटेलाइट फ़ोटोज़ हैं और ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाने की फैसिलिटी है। तो ये 21वीं सदी का अभी तक का सबसे बड़ा धोखा माना जाता है कि अमेरिका ने पूरी दुनिया को कहा कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, लेकिन जब वहाँ गए तब वहाँ कुछ नहीं मिला, सारी फैसिलिटीज़ खाली थी, एक भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाने की फैसिलिटी उन्हें चालू नहीं मिली। अमेरिका ने इस युद्ध में एक रणनीति अपनाई जिसे कहते हैं शॉक एंड ऑ, यानी दुश्मन पे इतनी तेज़ी से इतना ज़्यादा हमला करो कि वो सदमे में चला जाए, उसकी लड़ने की क्षमता खत्म हो जाए, उसे उसका मनोबल खत्म कर दो कि उस पर इतने बम गिराए जा रहे हैं, एक दिन में 50, 100, 200 बम गिरा दो एक ही बिल्डिंग पे, गवर्नमेंट की बिल्डिंग पे, तो वहाँ के जो अफसर हैं, जो मिलिट्री जनरल्स हैं, उनकी लड़ने की जो ताकत है, मनोबल पूरी तरह से खत्म हो जाए। इसे कहते हैं शॉक एंड ऑ। तो ये काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा था, और इस शॉक एंड ऑ टेक्निक के बाद लगातार बमबारी करने के बाद 3 हफ्ते के अंदर अंदर बगदाद और ज़्यादातर शहरों पर अमेरिका का कब्जा हो गया। तो ग्राउंड फोर्सेस ने बमबारी के बाद 3 हफ्तों में पूरे इराक पे अपना कब्जा जमा लिया, और सद्दाम हुसैन को दिसंबर 2003 में एक तहखाने से उन्होंने कैप्चर कर लिया, उसे पकड़ लिया गया। ये इराक का इन्वेजन का मैप है, ज़्यादा यहाँ पे कुछ है नहीं देखने को। देखिए कुवैत से आर्मी निकली थी, फिर से कुवैत उनका पुराना साथी, पुराने एहसान है 91 के, तो यहीं से आर्मी का अटैक शुरू हुआ, बसरा पे हमला, फिर धीरे धीरे नजफ़, करबला, बगदाद होते हुए समारा, रमादी, फलूजा, तिक्रित। तिक्रित से कौन है? सद्दाम हुसैन तिक्रित से है, और उत्तर में मोसूल। तो इन सभी एरियाज़ में इन्होंने कब्ज़ा किया। और हाँ, कुर्द ने फिर से इनका साथ दिया, जो कुर्दिश फाइटर्स हैं, इन्होंने उत्तर की ओर से हमला करना शुरू किया और इन्होंने अमेरिका का साथ दिया। तो ये 2003 के मार्च में ऑपरेशन इराकी फ्रीडम शुरू होता है बगदाद पे एयर स्ट्राइक्स के साथ में, और लगभग मई के पहले हफ्ते में ये डिक्लेयर हो गया था। 1 मई को यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि मेजर कॉम्बैट ऑपरेशंस ख़त्म हो चुके हैं, हमने सारे शहरों पे कब्जा कर लिया है। 13 दिसंबर को सद्दाम हुसैन को तिक्रित के पास से पकड़ा गया और 2006 में इन्हें फांसी दे दी गई, दिसंबर 2006 में, 3 साल बाद। लेकिन 2004 के बाद से ही 2004, 2005 उसके बाद में सेक्टेरियन वायलेंस शुरू हो गया। हम देखेंगे कैसे। तो जॉर्ज बुश यहाँ पे 1 मई को यहाँ घोषणा कर दी इन्होंने, देखिए कितने खुश हैं अपने फौजी भाइयों के साथ कि इराक हमने जीत लिया है, मिशन ओवर, मिशन अकम्पलिश्ड। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो किस दलदल में जा फंसे हैं। जैसे ही अमेरिका का हमला हुआ तो 2 महीने में इन्होंने सद्दाम हुसैन की सरकार तो गिरा दी, लेकिन अब पीछे एक पावर वैक्यूम है। अब इस पावर वैक्यूम में किसके हाथ में सत्ता आएगी, कौन पावरफुल बनेगा, इसके लिए अलग अलग मिलिट्री ग्रुप्स बन गए। सभी पावरफुल ग्रुप्स ने अपने अपने मिलिशियाज खड़े कर दिए, अपनी प्राइवेट आर्मीज बना दी, और आपस में इनकी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। और इस इंसर्जेंसी ने, आर्म्ड स्ट्रगल ने पूरे इराक को अस्थिर बना दिया। ऐसे अस्थिरता के माहौल में 2005 में वहाँ पे इलेक्शंस हुए, चुनाव हुए पहली बार, और इन चुनावों में सत्ता किसके हाथ में गई? शिया। क्योंकि देखिए डेमोक्रेसी में हमेशा पावर उसके पास जाएगा जो मेजॉरिटी है, जिसकी संख्या ज़्यादा है, पावर उसी के पास रहेगा। तो अब शिया मेजॉरिटी के पास पहली बार पावर आया है, 100 सालों में पहली बार इनके हाथ में सत्ता आई। लेकिन इन्होंने भी वही काम किया जो सुन्नी करते थे। इन्होंने भी सत्ता में आते ही सुन्नीस के खिलाफ ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ निकालनी शुरू करी जिससे सुन्नी नाराज़ हो गए, और उन्होंने हथियार उठाकर वायलेंट क्लैशेस हुए, बहुत सारा एथनिक वायलेंस हुआ, यानी धर्म के नाम पर, शिया सुन्नी के नाम पर लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई। ईरान और सऊदी अरेबिया दोनों मेजर प्लेयर्स हैं मिडल ईस्ट के, इन्होंने अपने अपने गुटों को सपोर्ट देना शुरू किया। ईरान ने जितने भी शिया पॉपुलेशन है, जितने शिया मिलिशियाज हैं, उन्हें सपोर्ट दिया। ये सभी प्रॉक्सी मिलिशिया थे, उन्हें हथियार सप्लाई किए। सऊदी अरेबिया ने कोशिश करी कि सुन्नी जो हैं 30-35% सुन्नी आबादी है, उसको भी थोड़ा पावर मिले, तो इसलिए उन्होंने अपने वाले लोगों को सपोर्ट करना शुरू किया। तो ईरान और सऊदी अरेबिया भी अब इस पावर वैक्यूम का हिस्सा हैं। दोनों कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा दें। अलकायदा, जो कि अभी तक इराक में बिल्कुल नहीं था, नाम मात्र के लिए अलकायदा वहाँ पे था, अचानक से 2 साल में अलकायदा बहुत एक्टिव हो गया। अलकायदा ने जो शिया सरकार है उसके खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू करी, हथियारों से बम ब्लास्ट शुरू करे। बगदाद में आए दिन बॉम्ब ब्लास्ट होने शुरू हो गए। कार बॉम्बिंग्स की शुरुआत बगदाद में हुई थी अलकायदा के कारण, और ये आज दिन तक जारी है। इतने बड़े बड़े बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं वहाँ पे, 100, 50, 200 लोग एक एक बॉम्बिंग में मारे जाते थे। अलकायदा इराक में सबसे पावरफुल आतंकवादी संगठन बन चुका था। और 2004 से 7 के बीच में ये एथनिक वायलेंस चलता रहा, अलग अलग मिलिशियाज, अलग अलग गुटों के बीच में। और ये लड़ाई 2 तरह से थी। देखिए इसमें 2 मोर्चे थे। पहला, ये सभी जो सुन्नी मिलिशियाज हैं
ये एक तो अमेरिका के खिलाफ थे, अमेरिका की आर्मी इन्हें पसंद नहीं थी, तो अमेरिका की आर्मी वहाँ पे 2011 तक मौजूद थी। तो पहले तो ये अमेरिका की आर्मी पे हमले करते थे, फिर जैसे जैसे इराक की खुद की आर्मी बननी शुरू हुई, इराक की सिक्योरिटी फोर्सेस, इसमें ज़्यादातर सब शिया थे, फिर इन पे हमले होने शुरू हुए। तो एक तरफ तो आप सरकार से लड़ रहे हो, सेना से लड़ रहे हो, और दूसरी तरफ आपस में जो अलग अलग गुट हैं, सेक्टेरियन फाइट है वो भी चल रही है। तो ये टू प्रोंग्ड फाइट इसे कहते हैं, दोनों तरफ लड़ाइयाँ चल रही थी। ऐसे में इराक बहुत अस्थिर हो चुका था। ये मैप देखिए, ये 2005 की एक स्थिति बताता है। इसे कहते हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर, यानी यहाँ कोई एक मोर्चा नहीं है कि यहाँ पे 100 सैनिक तैनात हैं, वहाँ 100 सैनिक तैनात हैं, आपस में लड़ाई हो जाएगी, जी नहीं। एसिमेट्रिक वॉरफेयर का मतलब है शहरों की गलियों में लड़ाई चल रही है, गाँव में लड़ाई चल रही है, कभी एक गाँव पे हमला हो रहा है, कभी किसी शहर के अंदर आपस में ही शिया और सुन्नी इलाकों में हमले चल रहे हैं। तो ये पूरे देश में चल रहा था। आप देखिए, इसे इंसर्जेंसी कहा गया, इसे कहा गया इस्लामिक इंसर्जेंसी या सुन्नी इंसर्जेंसी भी कई बार कहा गया। तो ये इंसर्जेंसी देश के ज़्यादातर हिस्सों में मौजूद थी, खास करके जो ये वाला इलाका है जहाँ पे सुन्नी काफ़ी संख्या में मौजूद हैं, और तिक्रित जो कि सद्दाम हुसैन का बेस एरिया था, यहाँ से सद्दाम हुसैन थे, तो यहाँ पे जो पुराने बाथ पार्टी के सपोर्टर्स थे वो भी अब सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। ऐसे में इराक की हालत काफ़ी ख़राब हो गई। ये एक और मैप है, आपको दिखाता है अल कायदा का जो कंट्रोल है इराक में। तो ये दिसंबर 2006 की स्थिति है कि अल कायदा कहाँ कहाँ पे एक्टिव है। आप देख सकते हैं शिया वाले इलाकों में इतना नहीं है, लेकिन जो ये मिक्स एरिया है सेंटर इराक का और जो उत्तरी इराक में यूफ्रेटिस के आसपास का इलाका है, यहाँ पे अल कायदा बहुत एक्टिव था। कई बमबारी इन्होंने यहाँ पे करी, कई बॉम्ब ब्लास्ट करे। बगदाद शहर में भी काफ़ी हिस्से में इनका कब्जा था, और धीरे धीरे 2008 में अमेरिका ने इनको खदेड़ा, अमेरिका ने इन्हें पीछे किया। तो अब देखिए इस एरिया में कम हो गए हैं, यहाँ पे बस थोड़ा सा अलकायदा बचा है। लेकिन एक नया थ्रेट उभर कर आया बाद में, आइसिस का। तो ये उस इंसर्जेंसी के कुछ फ़ोटोज़ हैं। हाईवे के किनारे एक बार इन्होंने अमेरिका के ट्रक्स को आग लगा दी थी। तो ये देखिए, ये सब मिलिशियाज़ हैं। मिलिशिया का क्या मतलब होता है? प्राइवेट आर्मी, यानी ये कोई ट्रेंड आर्मी नहीं है जिसमें रिक्रूटमेंट हो रहा है, जिसको बंदूक थमा दी वही उठ के सैनिक बन गया। इन्हें देखिए आप, ये सब अपने सिविलियन ड्रेसेस में हैं, आम आदमियों की तरह ड्रेस्ड हैं, लेकिन सबके पास बंदूक है। तो ये सभी गुट अपने धर्म को, अपने पंथ को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने हथियार उठा लिए। तो ये हैं मिलिशियास कहलाते हैं। और इराक में एक समय में लगभग 100 से ज़्यादा मिलिशियास थे जो कि ऑफिशियली रिकग्नाइज थे। सरकार मानती थी कि हाँ ये मिलिशिया 100 मिलिशियास हैं। जितनी पॉलिटिकल पार्टीज आई जिन्होंने चुनाव लड़ा, वो भी अपने मिलिशियास रखने लग गए। हर बड़ा नेता अपना एक मिलिशिया रखने लग गया, जिससे कि वो अपने एरिया में दबदबा कायम कर सके। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2007 में जॉर्ज बुश ने एक पॉलिसी शुरू करी, उसे कहा गया ट्रूप सर्ज। जॉर्ज बुश ने कहा कि हमें सैनिक बढ़ाने पड़ेंगे। तो जॉर्ज बुश ने वहाँ पे लगभग 22-23 हज़ार सैनिकों को भेजा, एक्स्ट्रा सैनिक। जो पहले थे उन्हें कम कर रहे थे, लेकिन अब और सैनिक भेजे गए ताकि ये वायलेंस कंट्रोल में आए। तो ये पॉलिसी थोड़ी सी सक्सेसफुल रही। 2008 तक वायलेंस थोड़ा कम हो गया, और 2011 दिसंबर में बराक ओबामा जब राष्ट्रपति बन चुके हैं, तब इन्होंने अमेरिका की आर्मी को इराक से विड्रॉ कर लिया। फाइनली 2011 में जाकर 2003 से 2011 तक इराक में अमेरिका की फ़ौज एक्टिव रही, और बराक ओबामा के समय 2011 में फ़ौज वापस आती है। क्रिसमस का दिन था। बराक ओबामा ने कहा कि मैं अमेरिकी सैनिकों के परिवार को ये सौगात देना चाहता हूँ। इन्होंने ये टेलीविज़न पे ब्रॉडकास्ट किया था। इस लड़ाई की कैजुअलिटीज़ देखते हैं। इनिशियल इन्वेजन, यानी जो 2 महीने की लड़ाई थी मार्च से मई तक की, इसमें तो केवल 200 सैनिक मारे गए अमेरिका के, और 7,000 इराकी सिविलियंस। हमें ये नहीं पता कि कितने इराकी सोल्जर्स इसमें मारे गए थे। तो 200 और 7,000। अब आप ये पूछेंगे कि इराक की आर्मी इतनी जल्दी जल्दी हार क्यों जाती है? एक बहुत बड़ा कारण है, इराक की आर्मी इतनी ज़्यादा प्रोफेशनली ट्रेंड नहीं है। वहाँ के ऑफिसर्स जो हैं उन्हें निर्णय लेने के लिए प्रेरित नहीं किया जाता था। सद्दाम हुसैन देखता था कि जो ऑफिसर ज़्यादा एम्बिशियस है उसे हटाओ, वो कल को ज़्यादा पावरफुल होने की कोशिश करेगा, तख्ता पलट करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए मिलिट्री में लीडरशिप को ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया जाता था। तो यही रीज़न है कि बार बार इराक की आर्मी असफल हो गई। 91 में, फिर 2003 में, फिर से 2014 में जब आइसिस ने हमला किया। लेकिन अब देखिए 2003 से 2011, यानी देश को जीतने के बाद ये जो इंसर्जेंसी का समय है, ये जो गृह युद्ध चल रहा था, इसमें 5,000 अमेरिकी सैनिक मारे गए और 18,000 इराकी सिक्योरिटी फोर्स, यानी जो इराक की खुद की आर्मी उन्होंने बनाई उसके 18,000 और अमेरिका के 5,000 सैनिक यहाँ पे शहीद होते हैं। और 5 लाख सिविलियंस, कई सारे एस्टिमेट तो 7 लाख तक बताते हैं। तो 7 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में सिविलियंस पिछले 8 सालों में इस इंसर्जेंसी में मारे जा चुके हैं। और याद रखिएगा 2011 में जब अमेरिका यहाँ से गया, उसके बाद भी ये इंसर्जेंसी कम नहीं हुई है। लगातार इराक में आज भी गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है।
तो अब 2017 चल रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इन 5-6 सालों में भी कई लाख लोग मारे जा चुके हैं। तो ये वाला नंबर तो मैं आपको सिर्फ 2011 तक का बता रहा हूँ। अब हम नूरी अल मलिकी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। 2006 से 2014 तक ये इराक के प्राइम मिनिस्टर रहे। इन्होंने सत्ता में आते ही सारा पावर अपने हाथ में ले लिया, सेंट्रलाइज कर दिया पावर को। और इनकी सरकार में ज़्यादातर मंत्री और उच्च पदों पे ऑफिसर कौन थे? शिया। तो इन पे ये आरोप लगते रहे हैं लगातार कि ये शिया सेक्टेरियनिज्म को बढ़ावा देते हैं, शियाज को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, सुन्नीस के खिलाफ पॉलिसी बनाते हैं। इनकी कई पॉलिसीज़ के कारण सुन्नी पॉपुलेशन, सुन्नी आबादी सरकार से दूर होती गई, सरकार से उनकी नाराज़गी बढ़ गई। एक फेमस एग्जाम्पल इसका देता हूँ। 2011 में सरकार के सुन्नी वाइस प्रेसिडेंट तारिक अल हाशमी को रातों रात बर्खास्त करा गया और उनके घर पे आर्मी भेज दी गई उन्हें अरेस्ट करने के लिए। तो इस घटना से सुन्नी पॉपुलेशन बहुत नाराज़ हुई, सुन्नी लोग प्रोटेस्ट में उठ खड़े हुए। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, कई सारे सुन्नी नेताओं को, मंत्रियों को और ऑफिसर्स को अपनी पोस्ट से हटाया गया था। तो सुन्नी पॉपुलेशन इसके खिलाफ उठ खड़ी हुई, उन्होंने बहुत प्रोटेस्ट किए। पूरे 2012 और 13 में कई शहरों में, कई राज्यों में प्रोटेस्ट होते रहे। और ये प्रोटेस्ट जब कम नहीं हुए, ये वायलेंट प्रोटेस्ट नहीं थे, याद रखना, ये बिल्कुल नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट थे। इन नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट के खिलाफ नूरी अल मलिकी की सरकार ने ब्रूटल ऑपरेशन अपनाया। इन्होंने आर्मी भेज दी, ये जो प्रदर्शन कर रहे थे, प्रदर्शनकारियों पे इन्होंने गोलियां चलवा दी कई जगह। ऐसे में सुन्नी लोग और ज़्यादा नाराज़ हुए और उन्होंने कहा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है मिलिट्री ऑप्शन, मिलिट्री सॉल्यूशन, हमें हथियार उठाने पड़ेंगे। और ऐसे ही माहौल में आइसिल नाम का एक संगठन उभर कर आया 2013-2014 में, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवांट। पहले इसका नाम ये था आइसिल, बाद में हो गया आइसिस और अब है IS, इराक इस्लामिक स्टेट। आइसिल ने इस नाराज़गी का फ़ायदा उठाते हुए जो सुन्नी मेजॉरिटी एरियाज़ हैं उत्तरी इराक के, पश्चिमी इराक के, उस पर हमला करके उस पूरे एरिया को अपने कब्जे में ले लिया। और जो सेक्टेरियन वायलेंस की प्रॉब्लम है, शिया सुन्नी मिलिशियास के बीच में जो लड़ाई चल रही थी, वो अभी भी रुकी नहीं थी। अमेरिका के जाने के बाद भी वो लड़ाई तो जारी थी। तो आप इस ग्राफ में देखिए, 2011 में जब अमेरिका वहाँ से छोड़ के चला गया, उसके बाद 2011, 12, 13, 14 में ये जो नंबर ऑफ सिविलियन डेथ है उनका एक ग्राफ है, आपको दिख रहा है यहाँ पे। हर महीने औसतन 300 से 500 लोगों की मौत हुई है इराक में, और ये सिर्फ सिविलियन डेथ हैं। इसमें आर्मी और जो फाइटर्स हैं, जो टेररिस्ट हैं, उनको इनमें नहीं गिना गया है। ये सिर्फ और सिर्फ सिविलियन डेथ हैं। तो ये जब 2014 में फाइनली आइसिस ने कब्जा जमा लिया मोसुल पे, वहाँ तक की ये आप देख सकते हैं, ये आपको डेथ दिखेंगी। ये हमला जब उन्होंने किया था, यहाँ पे लगभग 2200 से 2300 लोग मारे गए थे जून 2014 में। आइसिस ने मोसुल, खास करके जो मोसुल है, सबसे बड़ा शहर है उत्तरी इराक का, उस पर अपना कब्जा जमा लिया। इस तरह से रैली बनाकर ये आए थे, एकदम से इनका भी शौक है नौ था, जिससे पूरी दुनिया शौक में आ गई, सदमे में आ गई कि कैसे एक आतंकवादी गुट ने एक देश के बहुत बड़े हिस्से पे कब्जा जमा लिया है। तो 2014 दिसंबर तक इस्लामिक स्टेट ने सीरिया का ये वाला हिस्सा और जितना भी आपको ब्लू कलर में ये इराक दिख रहा है, इस पूरे एरिया पे अपना कब्जा जमा लिया था। खास करके मोसुल सबसे बड़ा सेंटर, यहाँ पे रमादी, फालूजा, यहाँ पे भी इनका कब्जा था। ये 2014 तक की मैं बात कर रहा हूँ। अब इसके आगे आइसिस के बारे में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ। हम ऑलरेडी एक आइसिस पे वीडियो बना चुके हैं, हमारे चैनल पे अपलोडेड है, आप उसे देखिए। ओके। और अब 2017 में जाकर ये स्थिति है कि अब इराकी आर्मी फिर से अमेरिका की मदद से, देखिए 2014 में जब आइसिस ने हमला किया तो अमेरिका को फिर से अपने सोल्जर्स भेजने पड़े। अब इस बार बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं भेजे हैं, हालांकि सिर्फ ट्रेनर्स की तरह भेजा गया है, स्ट्रेटेजिस्ट की तरह भेजा गया है, लेकिन फिर से US की आर्मी अब इराक में इन्वॉल्व है। तो 11 में गई, 2014 में फिर से आना पड़ गया। तो अब भी हवाई हमले जारी हैं। तो मोसुल ऑलमोस्ट जीत चुके हैं ये लोग, इराक की आर्मी से आज़ाद करा चुकी है, लेकिन अभी भी कई सारे गाँवों पे, कई रूरल एरियाज़ पे आइसिस का कब्ज़ा बरकरार है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है वो भी आप पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसका जवाब देने की। और आप कौन से टॉपिक्स देखना चाहते हैं, सजेशंस भी कमेंट्स में लिखिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड।